हाँ, तो आज का एपिसोड वाज वन ऑफ द जीनियसेस ऑफ द टाउन, है ना, जिन्होंने जेई या बोलो नीट या सिविल सर्विसेज इन जनरल, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ वन ऑफ द, दैट्स ऑल आई हैव टू से। बाकी आप लोग देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। ऑल राइट, तो बिना ज़रा भी वक्त ज़ाया करे, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आर टीचर सीरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ वाज योर अर्ली लाइफ, स्कूल लाइफ से लेके बचपन से लेके सब कुछ? ओके, सो बेसिकली अगर मैं अपनी अर्ली लाइफ की बात करूं तो मेरा बर्थ जो है वो इटारसी एक शहर है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है। Okay. रिसेंटली नर्मदापुरम हुआ, उसका पहले नाम होशंगाबाद था, तो वहाँ हुआ। एंड माय डैड वाज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सो उनका ट्रांसफ़र जब भोपाल हुआ तो वी केम हेयर एंड मेरी स्कूलिंग जो है पूरी भोपाल में ही हुई, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2nd to 12th अगर मैं कहूँ। एंड देन I got admission in Excellence College, that भोपाल का एक prestigious college है. And then I went to Nirma University for my masters. Okay. And suddenly that चीज़ें switch हुई कि मुझे भी डैड की तरह एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए. So I left that Nirma University for मतलब my post graduation जो मेरा चल रहा था. Okay. And I went to Delhi, जहाँ I started my preparation for UPSC. तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स के लेवल पर रही, बिकॉज व्हेन आई वाज इन दिल्ली और जब मैं तैयारी कर रहा था तो तभी इन दिसंबर 2011 व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड मेरे डैड एक्सपायर हुए। तो सडनली सारी चीज़ें छूटी, क्योंकि आप कोचिंग की फीस, रूम रेंट एंड ऑल। तो मैं फिर वापस आया एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन हियर कि मैं भाई भोपाल से ही करूँगा। I gave mains 2 times. One time I gave interview in civil services. Then चीज़ें नहीं बनी, क्योंकि फाइनल पोस्ट जो होती है वो आफ्टर इंटरव्यू मिलती है। Then I started teaching कि भाई चलो अर्निंग के लिए कुछ तो करना है, करता है। When I started teaching तो स्टूडेंट्स को पसंद आने लगा, मुझे भी अच्छे जॉब ऑफर आने लगे, मैंने चीज़ें स्टार्ट करी। अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही होता है कि यार वी हैव टू अर्न। वो हम जॉब लेकर करें, हम सेल्फ कोई बिजनेस के लेवल पर करें या कहीं से भी करें। देन आई स्टार्टेड कि चलो पढ़ाना है, पढ़ाने में अच्छी चीज़ें होने लगी। देन सडनली चीज़ें बनी, पियर्सन का ऑफर आया फॉर बुक, तो मैंने बुक लिखी। फिर ओसवाल पब्लिकेशन का ऑफर आया बुक, तो मैं भी 6 बुक्स मेरी मार्केट में है मेरे नाम से, इन हिस्ट्री, इन जोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरी सब्जेक्ट, मतलब ऑल ओवर। तो बस यही जर्नी है। मैं इसे कहूँगा अगेन कि मतलब डेस्टिनी है, जो गॉड डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आप कहाँ पर हैं। सही। ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा कि आप भोपाल आ गए, है ना, तो भोपाल में अभी जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए का बात करूं मैं इन जनरल, तो पीपल बी लाइक कि यहाँ पे प्लेसमेंट उतनी नहीं मिलती जैसी प्लेसमेंट आपको बाहर मिल सकती है। तो ये डिफरेंस क्यों है? देखो, किसी भी प्रोफेशन में तुम जाना चाहोगे, किसी भी डिग्री को लेना चाहोगे ना, डिग्री में हमेशा एक चीज मैटर करती है कि आपने किस कॉलेज से किया है और कॉलेज की वैल्यू किस लेवल पर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू आईआईएम अहमदाबाद की है, आईआईएम बेंगलोर की है, वो वैल्यू आप भोपाल में किसी कॉलेज की नहीं कर सकते, बिकॉज वो एमबीए नहीं करवा रहे, दे जस्ट गिव योर डिग्री। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर आपके पास एमबीए आपने किया है जो आईआईएम के करिकुलम का नहीं है, तो आपको ऑफर में भी डिफरेंस वही मिलेगा। सही है। लाइक सिंपल सी बात करूं कि आप, लेकिन आप व्यापम का एग्जाम निकालकर कांस्टेबल भी बन सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम निकालकर आईपीएस सीधे बन सकते हैं। सही है। तो भोपाल के कॉलेज से करके आप कांस्टेबल के लेवल तक की चीजें सोच सकते हैं, क्योंकि वहां करिकुलम वैसा ही सेट किया गया है। बट आईआईएम अहमदाबाद से आप आईपीएस के लेवल तक की चीजें सोच सकते हैं। तो मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, बट वो पढ़ने में ब्राइट है, बट स्टिल इट्स पॉसिबल कि उसका स्कॉलरशिप नहीं लग रहा है, कुछ भी रीजन से वो बड़े कॉलेज में नहीं जा पा रहा है, तो उनके लिए तो फिर वो ड्रॉबैक हो जाएगा, उनको छोटा कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक चीज होती है कि इफ वो ब्राइट स्टूडेंट है और उसे पता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर उसने उसके बाद भी वो ऑप्शन चूज किया है, तो या तो उसे पहले से पता होगा कि इसका अल्टरनेट क्या होगा, और अगर उसे पता है कि कहीं से अल्टरनेट नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती है, नॉट फॉर इंडियन कॉलेजेस, इवन फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। बिरला की बहुत फेमस चलती है। अब अगर उस स्कॉलरशिप के बारे में वो अवेयर ही नहीं और उसके बाद भी वो ड्रीम रख रहा है, तो फिर वो पढ़ाई के लेवल पर तो इंटेलेक्चुअल है, बट अदर सेंस में वो इंटेलेक्चुअल नहीं मान सकता। तो मेरा मानना है कि भाई आपको पता है कि आपके फादर आईआईएम अहमदाबाद की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड इफ यू आर
ब्राइट स्टूडेंट और तुमको लगता है कि तुम उसे अचीव कर लोगे, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, गो फॉर द एजुकेशन लोन, सही है, और रखो खुद पर हिम्मत, क्योंकि तुम जब बिजनेस करोगे तो भी तो वो रिस्क लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। नाइस, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाई डू यू लव टू टीच? व्हाट्स दैट वन पैशनेट रीजन? देखो, टीचिंग हो या अभी रिसेंटली अपन ने वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट खेलना हो, किसी के लिए भी, तुम जो इंटरव्यू ले रहे हो, जो तुम जो काम कर रहे हो, या यहाँ कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं, हम सबको ना अपना काम पसंद है इसलिए क्योंकि उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन तुम्हें, जब तुम इन चीजों को अपलोड करोगे तो शायद उसकी रीच उसके कमेंट पर मिलेगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो रोहित शर्मा को सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब क्या वर्ल्ड कप जीतने से क्या मिल गया, सही है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन। तो वैसे ही जब मैं क्लास लेता हूँ और क्लास में जब डिलीवर करता हूँ और हर एक स्टूडेंट के चेहरे पर एक वाव फीलिंग आती है, अच्छा ऐसे होता है, वो एक स्माइल, दैट द मेन सोर्स ऑफ फोर्स जो मुझे टीचिंग के लिए इंस्पायर करता है। तो सही है। मेरा मोटिवेशनल फोर्स तो वही है। तो अगेन, जैसे आपने टीचिंग स्टार्ट किया, राइट, मतलब ऑब्वियसली आपने जैसे बोला कि पहला मोटिव था कि टू मेक एन अर्निंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्ट करा तो आपको भी थोड़ा नर्वसनेस लगा होगा कि इतने क्राउड के बीच में मेरे को बोलना है, कैसे क्या करना है? फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई वेंट टू अ कोचिंग की मुझे पढ़ाना है इन करियर लॉन्चर, एंड दे सेड कि एक डेमो होगा। ठीक है। I was 24 years old, and जो students थे वहाँ पर they were 21, 22 years old, because they were MBA students, okay? Okay. And okay, it's okay, मतलब मुझे नहीं पता था। I started and they said कि क्या पढ़ाएंगे हम? I said economy, मेरा economy subject अच्छा था due to UPSC, and I started. तो suddenly 2-3 teachers came, demo था, फ्रंट में students बैठे थे 50, and my hand was shivering कि मैं कैसे लिखूं, बट मैं डिलीवर कर रहा था। फिर सडनली एक न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज रेपो रेट? आई स्टार्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट इज रेपो रेट, देन सडनली क्वेश्चन, ज्योग्राफी आती है? मैंने कहा ओके, इंडियन मॉनसून पैटर्न डिस्क्राइब करो। मैं सोच रहा हूँ कैट के स्टूडेंट इंडियन मॉनसून क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज उनको मुझे क्लैट में भी पढ़वाना था। और उस दिन मार्कर मेरे शर्ट पर ज्यादा चला था, वो शर्ट आज भी मेरे पास है जिस पर मैंने पहली बार वो डेमो दिया था। तो वो क्वाइट एक्सपीरियंस, देखो ये सभी के साथ होता है। सही है। वो सचिन के साथ भी होगा जब वो पहली बार बैटिंग कर रहे थे, वो बुमराह के साथ भी होगा कि जब पहली बार वो इंटरनेशनल बॉलिंग कर रहा होगा तो वो शिवरिंग हुई होगी। सबके साथ होता है। बट अगेन आप जब उस फील्ड में कहते हैं ना रम जाते हो, आप उस फील्ड में आ जाते हो, तो इट्स लाइक ठीक है, अब तो यार देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। नाइस, ओके। जैसे अब कोई स्टूडेंट है, उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, हो सकता है कि वो किसी की बात सुन के आया हो कोचिंग में, है ना, आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन रियलाइजेस कि भाई दिस इजंट फॉर मी, है ना, मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूँ। बट अब वो पेरेंट्स को कैसे वो समझा पाए, ये बहुत बड़ा इशू वो चीज से कैसे निकल सकता है? देखो यहाँ पर दो चीज होती है। देखो, या तो तुम अपना करियर खुद चुनो या दूसरों को चुनने दो। बट पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मानते नहीं है। पॉइंट ये है कि पेरेंट्स आपकी बात क्यों नहीं मानते, उसका एक रीजन है। जब आप उनको समझाने जाते हो तो आप खुद श्योर नहीं होते हो खुद में। वो आपसे पूछते हैं कि तुम्हें MBA करना है, ओके, क्यों करना है? मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करूंगा तो IIM मिल ही जाएगा, नहीं भी मिला तो बी कॉलेज में तो मैं पहुंच ही जाऊंगा और वहां से इतनी तो मिल ही जाएगी, वहां भी नहीं पहुंचे तो सही है। तो क्या वो जो कैलकुलेशंस होती है ना, देखो पेरेंट्स को ना कोई भी चीज नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग पेरेंट्स को नहीं पता होता। वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की स्माइल और तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे पैसे खर्च कर सकते हैं। सही बात है। तुम्हारी कोई भी अच्छी चीज होगी, इनको 10 लगेगी, उनको into 10। तुम छोटी सी खुशी भी बताओगे into 10, और तुम्हारा छोटा सा प्रॉब्लम भी होगा तो into 10 लगेगा। इसलिए पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इट मींस आपने कॉन्फिडेंस से नहीं बताया। सही है यार, आप उस फील्ड में हो, आपके दोस्त कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप MBA के लिए जा रहे हो या आप UPSC के लिए जा रहे हो, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, आप पेरेंट्स को नहीं मनवा पाओगे। तो पेरेंट्स, देखो यार, पेरेंट्स ने आपको अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाया, पेरेंट्स आपको अच्छे कॉलेज में क्यों भेजना चाहते हैं? उसके बाद आप बोलो कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पापा आप रोक रहे हो। तुम अच्छा करना चाहते हो, तुम पापा को बता ही नहीं पा रहे हो। सही है। और तुम नहीं बता पा रहे हो तो उनको क्या लग रहा है, यार ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है। सही है। पेरेंट्स कभी नहीं रोकते। दिस हैपेंड विद मी टू, मतलब मेरे जो कजिन्स है, तो मेरे पापा बोले थे मेरे को कि जैसे उस दिन मम्मी को एग्जांपल दे रहा था कि जैसे इसने बात की थी अपने टाइम पे, ये लोग बात ही नहीं करते हैं, मैं इनको फ्रीडम कैसे दे दूं? तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नॉट इवन फॉर जॉब, फॉर इवन माई, आपको घर लेना है, आपको शादी का, आप किसी के भी कॉन्फिडेंट तरीके से तो बोलो।
सही है। जिसमें पेरेंट्स को ये लगे कि नहीं, इसने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, नॉट अ फ्लैक्चुअल। और पता है, और स्पेशली इन केस ऑफ बॉयज, हर दूसरे दिन फैसला बदलता है। सही है। भाई कभी एमबीए करना है, कभी सडन लगता नहीं गेट की तैयारी करते हैं, हाँ। कभी सडन लगता नहीं फिलहाल जॉब कर लेते हैं, 2 इयर्स बाद कुछ और कर लेंगे। हर तीसरे दिन फैसला बदल के डैड को बता रहे हैं, डैड कह रहे हैं, तुम भाई नहीं हो पाएगा तुमसे। और फिर बाहर जाकर क्या बोलेंगे, पापा नहीं करने दे पापा नहीं रहे, करने दे रहा यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एक्चुअली ऑन योरसेल्फ। है। एग्जैक्टली। सही है। मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि अगर आप घर पे ही अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो, एंड इफ़ यू आर जस्ट Yes. ट्राइंग टू ओपन अ बिजनेस और समथिंग, तो आप मार्केट में कस्टमर्स कैसे ले आओगे? मेरा एक फ्रेंड था, मतलब इसके एग्जांपल को मैं बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज इन रिलेशनशिप, और वो गर्ल के लिए श्योर नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में रहूं या नहीं रहूं, ऐसा करके। हाँ। वो लड़की हर तीसरे चौथे दिन मुझसे पूछती थी कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मैंने अपने दोस्त से बोला कि देख ले। फिर 2-3 साल हुआ, ब्रेकअप फाइनली हो गया उसका। फिर इसने मुझसे कहा, मेरे को फोन करके कहा कि यार एक बिजनेस चालू कर रहा हूँ, तू ज्वाइन करेगा क्या मेरे साथ? ठीक है। मैंने कहा भाई तू श्योर नहीं होता अपनी बातों पर। ही सेड अबे यार मैं दोस्त है अपन। मैंने कहा मैं देखो 3 साल से देख रहा हूँ, तू उस बंदी के लिए श्योर नहीं हो पाया, तो जो पर्सन खुद में श्योर नहीं है, मैं उसके साथ बिजनेस करके अपनी चीजें नहीं। तो भाई आपको ना आपके पेरेंट्स देखते, आपने 10th में श्योरिटी नहीं दिखाई पीसीएम पीसीबी में, आपने 12th के बाद श्योरिटी नहीं दिखाई कि आपको कौन सा कॉलेज जाना है, आपने आफ्टर ग्रेजुएशन श्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग कि पापा मैंने फैसला ले लिया, आप तो बस मुहर लगा दो। ऐसा नहीं है नहीं हुआ। सही है। यार। आप देखो, आप 12th के बाद आईआईटी क्रैक करो, आप आईआईटी बॉम्बे जाओ, आईआईटी बॉम्बे पवई से तुमने सीएस में इंजीनियरिंग कर ली। अब तुम पेरेंट्स से बोलो कि डैड ये वाली नौकरी करने में नीदरलैंड जा रहा हूँ, मना करेंगे डैड? कभी नहीं करेंगे। तुमने आईआईटी निकाल के दिखाया हमें। सही बात है। अब तुमने 3 बार मौका दिया, इन 11th, इन आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, तुम वो 3 मौके में कुछ नहीं कर पाए। सही है। और अब तुम पेरेंट्स से कह रहे हैं कि मुझे 25 लाख दे दो, मुझे एक बिजनेस करना है। नहीं देंगे वो। Exactly. Nice. Okay, moving on to the next one. So, were you an author first, or there was something else? ऑथर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम टीच करते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, जैसे मैं लास्ट 10 ईयर्स की अगर बात करूं, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, तो एवरी ईयर अगर मैं एवरेज 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 10 ईयर में 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा। बट एज अ ऑथर अगर मैं देखूं तो मेरी बुक शायद 1 लाख लोगों तक पहुंच गई होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी 20-30,000 कॉपीज तो बिकी थी, जो फर्स्ट ईयर जो उसका सेल था, जिसका रेवेन्यू मुझे मतलब एक रॉयल्टी मिलती है। तो बुक लिखने से आप ज्यादा जगह पहुंच पाते हो एज कम्पेयर टू टीचिंग। बट टीचिंग में आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। आपने क्लास पढ़ाई, आपको अच्छा लगा, बच्चा बाहर आकर बोलता है सर मजा आया, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इन बुक्स आपको पता भी नहीं कि आपका बुक पढ़ने वाला पर्सन कहाँ, कर्नाटक के किसी जगह बैठ के शायद वो बुक पढ़ रहा होगा और उसका कोई एग्जाम निकला होगा। तो दोनों एक एंटायरली डिफरेंट जोन है, लेकिन हाँ दोनों में अपने आप में मजा आता है। अगर मैं ऑथर और टीचिंग के लेवल पे कहूँ तो मैं अपने आप को टीचर पहले रखना चाहूंगा, क्योंकि जब स्टूडेंट को सामने से आप डिस्कस करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, वो बुक में पॉसिबल नहीं हो पाता। सही। तो आपको मोटिवेट किस चीज ने किया था बुक लिखने के लिए? मोटिवेशन इसी चीज ने किया था कि जब मुझे एक्चुअली जो पियर्सन पब्लिकेशन के जो पर्सन थे जिन्होंने कांटेक्ट किया था, उनने जब कहा कि सर ये बुक लिखनी है, मैंने मनी के बारे में तो पूछा भी नहीं उनसे कि उसमें क्या होगा, और ही सेड कि सर आपको 2 to 3 आवर्स देना पड़ेगा डेली, क्योंकि लिखना है। मैंने कहा 2 to 3 आवर्स मेरी फिर अर्निंग इफेक्ट होगी, क्योंकि हम कहीं तो फिर ने कहा सर कि यहाँ ना नेम बड़ी चीज हो जाती है रेदर देन अर्निंग। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर नाम बड़ी चीज होती है। अब जैसे तुम सब अगर मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर हो, तो जितने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उन सब ने एच.सी. वर्मा का नाम सुना। मिस्टर एच.सी. वर्मा फिजिक्स की बहुत फेमस बुक है, किसी को नहीं पता वो पर्सन कहाँ थे, कहाँ के हैं, मेरे को भी नहीं पता था। बट जब लास्ट ईयर उनको पद्मश्री अवार्ड मिला तो पता चला IIT कानपुर में प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और पिछले 20 सालों से फिजिक्स की कुरान लिख रहा है वो। मतलब जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कहा था कि इट्स अ कुरान ऑफ फिजिक्स, की मतलब इसको पढ़े बिना कोई IIT का एग्जाम नहीं देता। तो अब एच.सी. वर्मा को जो कॉलेज से सैलरी मिल रही होगी वो एक अलग है, पर वो ये जो प्रेस्टीज, या R.S. अग्रवाल, ये M. लक्ष्मीकांत, जो बुक्स चलती है ना प्रेस्टीजियस बुक्स, तो कई बार टीचर ना अपनी बुक से फेमस ज्यादा हो जाते हैं, तो बनती हैं चीजें। इसलिए मैंने सोचा ऑथर वाला वर्क भी करना चाहिए। सही है। तो आपको लग रहा है कि मतलब आपको अभी जितने लोग जानते हैं बुक्स के वजह से ज्यादा जानते हैं?
हाँ, मुझे बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम और इन सब पर कि सर आपकी बुक पढ़ी थी एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन एनडीए, और अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है वो लेफ्टिनेंट, उसको वो मिला, अवार्ड हुआ, तो उसका फिर मैसेज आया, मैंने शेयर भी किया इंस्टाग्राम पर। मतलब सडनली सरप्राइज था कि उसने बस ये बोला कि सर आपकी बुक पढ़ी थी मैंने, और मैंने वहाँ फ़ोन लगाया उसवाल कि ये ऑथर का नंबर मिल सकता है क्या, देन ही उन्होंने मेरा नंबर दिया और फिर उसने मुझे वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज Wow. किया। दैट वाज रियली अमेजिंग, मतलब एक सरप्राइजिंग मेरे लिए एक मैसेज था। वाह, मतलब वो एफर्ट इतना प्यारा लगता है। वो बिल्कुल वैसा एफर्ट है जो शायद अभी क्रिकेटर्स को लग रहा होगा कि सब कुछ Exactly, लगाने के बाद फाइनली वी हैव दैट कप। exactly, yeah. Right, moving on to the next. Many of the students hate studying social science. So how it turned out to be your primary subject and what made you so passionate about it? देखो, सोशल साइंस के साथ एक बहुत अजीब सी चीज क्या बनती है, 9-10 तक हम सबका सोशल बहुत अच्छा होता है, और सभी के आपको ये साथ। लगता है कि ये इसलिए क्योंकि स्कूल से बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, पढ़ के पास हो रहे हैं? नहीं, सोशल बहुत इंटरेस्टिंग, अगर तुम देखो ध्यान से तो सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जब रेन कैसे होती है और इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी, 9-10 तक बहुत अच्छा होता है। आफ्टर 10th क्या होता है, हमारे पास मेन स्ट्रीम आ जाती है पीसीएम, हाँ, उसके बाद सेकंड आ जाती है दैट बीसीबी बायो, और थर्ड आ जाती है कॉमर्स। टेक्निकली आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेने वाला इन सोसाइटी एक लोअर माइंड का ही समझा जाता है कि यार इसको हाँ। पढ़ते नहीं बनता, इसने आर्ट्स ले लिया। सही बात है। मतलब आज की तुम्हारे लोगों की जनरेशन में तो फिर भी आर्ट्स एक ह्यूमैनिटीज के नाम पर हो गया कि नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर लेते हैं। मतलब डैड के टाइम पर किसी ने मैथ साइंस लिया है तो वो इंटेलिजेंट है, आर्ट्स लिया है तो वो गधा है। सही तो सोशल से इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए सोशल को मतलब एक, और फिर क्या आपने जब 9th के बाद, 10th के बाद 11th में जब आप आए, आपने पीसीएम या पीसीबी या कॉमर्स चालू किया, अकाउंट्स एंड ऑल, तो आपने फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन सबसे कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया। वो कनेक्शन बहुत अमेजिंग होता है अगर हम उसको थॉट के लेवल पर लेकर जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कनेक्ट कर पाया स्टोरीज के फॉर्म में, हाँ। कुछ जिंगल्स के फॉर्म में ऐसे कनेक्ट कर पाया, तो शायद बच्चों तक वो पहुंचे। और जब वो पहुंचेगा तो फिर वो वही मैंने चीज करी, बच्चों को पसंद आया, तो वो एक कहानी बन गई कि चलो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं। तो वो कहानी 3 दिन चलेगी 2-2 घंटे की क्लास में, लेकिन वो मतलब याद हो जाएगा पूरा कि फ्रॉम 1857 टू 1947 क्या हुआ। मैंने उसको ट्राई वैसे बनाने की कोशिश करी सोशल। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों लगता है कि मतलब आर्ट्स को इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है? एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये है कि हम सबके लाइफ में ना मेन गोल यही है, पेरेंट्स के एंगल से देखें, हम अपने एंगल से देखें, जॉब, सेकंड पैसा, मतलब जॉब के साथ पैसा। एग्जैक्टली है। और कॉमर्स फील्ड में जॉब के ऑप्शन बहुत कम है। अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो मैथ, साइंस और बायो ये ऐसी फील्ड है कि आप आईआईटी और नीट में सेलेक्ट ना भी हुए तो आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर कहीं ना कहीं से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, इवन इन बायो। आर्ट्स में आफ्टर बीए अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं मिला, इन गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन नहीं मिला, तो आप कहीं के नहीं रहते। यू डोंट हैव एनी सिंगल ऑप्शन कि आप क्या करोगे बीए के बाद, आफ्टर बीए। सही है। इसलिए, और अगेन ना कि हर एक चीज मतलब जी, सेम रीजन वाई हिंदी एंड इंग्लिश इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ इंग्लिश क्यों फेमस है जबकि हम हिंदी बेल्ट में हैं। रीजन ये है कि हिंदी में जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। हर ऑफिस का एंट्री गेट इंग्लिश लेके बैठा है कि भाई कॉलेज में भी अगर इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश के लेवल पर होगा, यूपीएससी की भी बात करेगा, तो फिर आप हिंदी में जॉब अपॉर्चुनिटीज लाओ। लोग क्यों नहीं हिंदी बोलना चाहिए? सही बात है। सेम आर्ट्स के साथ है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, लेंगे लोग आर्ट्स। सही है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब वाई डू आर पेरेंट्स या जो भी इन जनरल सोसाइटी, वाई डू दे जस्ट फोकस ऑन दैट स्टेबल थिंग और बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाह रहे? देखो, उसका भी एक रीजन है। हमारे पेरेंट्स ना एक बहुत सिंपल लाइफ जिए। मैक्सिमम पेरेंट्स की बात करें, अगर मैं एंटरप्रेन्योर जो पहले से दूसरी तीसरी जनरेशन से, दे आर डिफरेंट। हमारे पेरेंट्स ना हमेशा हमें एक सेफ लाइफ चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना हमें 10 से 5 की एक नौकरी मिल जाए, सही है, एक अच्छी सैलरी हो जिसमें घर चल जाए, और सुकून का हो। कोई वो नहीं कि भाई तुम ये मत करो वो मत करो, सब नहीं। दे वॉन्ट अ सेफ लाइफ, वी वॉन्ट बेस्ट लाइफ, they want safe life, yeah. we want best life. For best life you have to take risk. Exactly. और पेरेंट्स वो रिस्क जब हम लेने की बात करता है तो पेरेंट्स वहां डरते हैं। सेम अगर
तुम कोई बिजनेसमैन फैमिली में हो लाइक अंबानी, हम्म। वहां तुम उनको सेफ लाइफ की बात करोगे तो वो कहेंगे ना अरे क्या सेफ लाइफ, गो फॉर रिस्क। हम्म। तो इंडिया में 99% फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों को सेफ रास्ता चूज करने के लिए बोलता है। इसलिए कुछ लोग भीड़ से हटकर काम तभी कर पाते हैं जब वो पेरेंट्स को उस चीज के लिए मना पाते हैं कि डैड कर लूंगा, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, और फिर डैड परमिशन देते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड माय कोचिंग, आई लेफ्ट a job, then I started my coaching. At that time I was on almost 1 lakh rupees per month. वो जॉब मैंने छोड़ी, फिर अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट करके जैसे ही मैंने मम्मा को बताया, एंड शी वाज लाइक ये क्या करते हो, अब नहीं चली कोचिंग एंड ऑल एंड ऑल। फिर उनको समझाया गया, उसके बाद चीजें सही चली। लेकिन अगेन पेरेंट्स है, वो गलत नहीं है अपनी जगह, सही है। अगेन दे वांट अ सेफ लाइफ, हमें चाहिए बेस्ट लाइफ। मतलब उनको लगता है कि 1 लाख है बहुत है, तुम ज्यादा उठा पटक मत करो। हमको लगता है एक ही तो है, अभी नहीं करा तो मैं कब करूंगा। सही है। होता है पेरेंट्स के साथ यही है, और वो गलत नहीं है। जब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे हम भी उसी नजरिए में होंगे। हमारा तो और अलग नजरिया, तुम्हें क्या करना है तो सब कुछ, तुम तो रहो यहाँ पर। कई बार तो पेरेंट्स ये भी करते हैं, तुम टेंशन ना लो, बहुत है सर हमने बना के रखी है, तुम तो बस आराम से एक नौकरी यही सर्च कर लो। इवन कई बार तो वो बाहर नहीं जाने देते कि तुम कितने, पापा 30,000 का जॉब लगा है, कहाँ जाओगे पापा, बैंगलोर। अरे यार तुम रहोगे वहां 15,000 तुम्हारा रहने में खर्च हो जाएगा, 10-12,000 खाने में खर्च हो जाएगा, बचेगा क्या। सही बात। तुम तो यहीं रहो, कुछ देखो। अब तुमको लग रहा है यहाँ 30 भी नहीं देगा कोई, आता है डिफरेंस आता है। सही है। तो ऐसा क्यों है, मतलब लाइक आप एज अ पेरेंट बताना, अभी आप शायद इस दौर से गुजर चुके होगे, अभी हाँ मेरा बेटा है अब 4 ना? साल का है फिलहाल, तो अभी तो उतने थॉट में नहीं आया मैं, लेकिन है ना, जैसे टीनेज में जो बच्चे होते हैं हाँ वो पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, हाँ क्या बोले कि दोनों का बॉन्डिंग में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है बिकॉज ऑफ आता है। जो भी उसका रीजन ये है, हार्मोनल देखो चेंजेस जो भी उसका हैं। रीजन ये है कि जब ना 14-15 की एज आती है, 14-15 की एज को कहा जाता है एज ऑफ एडोलेसेंस। इस एज में ना हार्मोन्स चेंज होता है, मेल मस्कुलाइन हार्मोन, दाढ़ी मूंछ आना, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन जो होता है वो सेम फीमेल मेल दोनों में होता है, और वहां क्लैशेस स्टार्ट होता है मॉम डैड और बच्चे के बीच में। रीजन वो क्लैशेस नहीं है एक्चुअली, वो एक जेन्युइन रीजन है। हमें क्या लगता है कि हम जब 12-13 साल के थे हमारी हर चीज मम्मा से चली, हमारे कपड़े तक माँ ने तय किया, हमारा बाल कैसे रखना है वो तक तय किया। हम जेल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि मम्मा ने कभी जेल नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही हम 14-15 की एज में आए, हमारे दोस्त ने बताया जेल आता है, अब वो जेल लेकर तुम घर आए। जैसे ही तुमने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा ये जेल खराब होता है, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे ना, अब तुमको वो जेल लगाना है। तो अब यहां मुंह से निकला यार मम्मा तुम पुरानी चीज हो यार, तुम नहीं समझती हो। कॉलेज स्कूल में सब आते हैं, उसके बाल ऐसे रखता है वो। यहां वो क्लैश, ये क्लैश जेन्युइन है। यहां जरूरत होती है मॉम डैड को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए बच्चों को, लेकिन कई बार होता है पेरेंट्स नहीं वैसे ट्रीट कर पाते हैं बच्चा। और अच्छा क्या होता है 12 से 13 या 14 साल की एज तक ना हमारा नॉलेज का 95% पार्ट जो होता है वो मॉम डैड होता है, 5% पार्ट हमारे कजन या मोहल्ले के दोस्त हो सकते हैं। बट आफ्टर 14-15 हमारा 60-70% नॉलेज ऑफ सोर्स जो है हमारा दोस्त है। एग्जैक्टली। या गूगल, अब आज के समय में कहूं तो गूगल है, जो आपको कभी बेस्ट सलाह तो दे ही नहीं सकते। वहां क्लैशेस फिर और होते हैं, वो सभी के साथ होता है। तो मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई पेरेंट्स जस्ट टू बी अपने बच्चों के फ्रेंड्स, वो लोग ना उनको फ्रीडम दे देते हैं, बट बच्चा हाथ से निकल जाता है। हाँ कई बार देखो, अब यहाँ पर अगेन ना वो एक बैलेंसिंग होती है। लाइक फादर ने कहा चले जाओ, मॉम ने कहा नहीं, या मॉम ने कहा चले जाओ, डैड ने कहा नहीं। दोनों ने बैलेंस करके चीजों को बना लिया। कई बार दोनों लिबरल हो जाते हैं, बहुत लिबर्टी दे दो तो फिर कहते हैं ना वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रख दो तो भी गलत है। तो उसके लिए एक बैलेंसिंग है। देखो लाइफ में हर जगह बैलेंसिंग, आपको हर जगह बैलेंसिंग चाहिए। आफ्टर मैरिज यू नीड बैलेंसिंग, भाई जॉब है, घर है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंसिंग। इवन अ नॉर्मल अ पर्सन हु हैज अ गर्लफ्रेंड एज अ फ्रेंड आल्सो, ही आल्सो नीड्स बैलेंसिंग, कि भाई उसको भी टाइम देना है, दोस्तों को भी टाइम देना है। तो बैलेंसिंग तो आपको आना चाहिए। सेम एज एन पेरेंट भी होता है, वो बैलेंसिंग जरूरी होती है। बैलेंसिंग हो जाती है तो लाइफ सही चलती है, नहीं हो पाती है तो फिर कोई होता है ना वो मिस्टेक होती है।
हाँ। वो पर्सन गलत करता है, कुछ गलत होता है, फिर वो सीखता है। सही है। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको नहीं सिखाया जा सकता, कई बार वो इतने रॉन्ग वे में चले जाते हैं। तो फिर ये होता है कि उनके पास जब गलत होता है फिर उस रिजल्ट में उनको बताया जाता है कि देख हम तो मना कर रहे थे, फिर वो समझ जाता है कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे थे। तुम मतलब तरीका है सबका अलग अलग सीखने का, कुछ लोग पहली बार में सीख जाते। अब रिलेशनशिप से जैसे बात निकली है, हाँ तो लाइक ऐसा बहुत बार होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त है, एक की गर्लफ्रेंड है, दूसरा वुड बी लाइक कि यार इसकी है, मेरी क्यों नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का समझो एक बार ब्रेकअप हो गया, दैट गाय वुड बी लाइक कि नहीं अब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, है ना, मैं करियर वरियर के बारे में ध्यान दूंगा ये सब। और उससे कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि वो ना दूसरे जेंडर से इंटरेक्ट करना ही नहीं सीख पाता, और इंटरेक्ट करना तो दूर की बात है, बाकी जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं इन जनरल वो भी उससे संभाले नहीं जाते। एक्चुअली पॉइंट क्या होता है, पर्सन ना कई बार मतलब इन रिलेशनशिप की बात करें या हम पढ़ाई के लेवल में बात करें, कई बार ना पर्सन बैलेंसिंग छोड़कर किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस करने लगता है। मतलब इफ यू आर फोकसिंग ऑन बिजनेस तो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, घर देख ही नहीं रहे। करियर तो सिर्फ करियर करियर करियर, घर के बारे में सोच ही नहीं रहे। मेरा यूनिट टेस्ट है मैं नहीं छोड़ूंगा, वहां डैड बुला रहे हैं मना कर दिया, मेरा यूनिट टेस्ट है मैं नहीं जाऊंगा। कई बार होता है सेम इज इन रिलेशन। तो कई बार क्या होता है कोई पर्सन ना किसी गर्ल के लिए इतना ज्यादा प्रायोरिटी उसने बना ली कि उसके अलावा उसने किसी और को दी नहीं। अब वो भी अगर लाइफ में नहीं है तो बाकी को तो उसने प्रायोरिटी दी नहीं, अब वो भी नहीं बचे। तो कई बार बहुत अकेले लेवल पर हो जाता है। और फिर अब उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो उसके दोस्त उसको वापस ले आए, या फिर वो हेट क्रिएट करने लगता है चीजों। जेन्युइन होता है, सभी के साथ होता है। जो आज की जनरेशन है ना, मतलब बहुत क्विक डिसीजन लेने वाली, उनके साथ तो ये बहुत जल्दी चीजें बनती है। सही बात है। क्योंकि फोन पर क्या होता है, तुम्हारे लिए तुम लोग के लिए चीजें क्या होती है, क्विक होती है। पुराने समय में ये चीजें क्विक नहीं बनती थी, मतलब आंसर आने में भी शायद 1 वीक का समय होता था जब पर्सन कुछ देर में सोच पाता था। यहाँ तो उसने यहाँ से नो हुआ, फेसबुक पे कोई दूसरा फ्रेंड मिला, उसको मैसेज किया, उससे बातें चालू हो गई, अब इसका याद भी नहीं आ रहा इससे बात करते थे। तो सही बात है। और ऐसा लगता है लाइक फॉर एग्जांपल कोई अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, अब ट्रेंड इज लाइक कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। मोस्ट ऑफ द लोग तो ऐसे जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी नहीं मालूम, बट देन टू दे वांना बी बिकॉज रैट रेस से बाहर निकलना है। अब रैट रेस का मतलब भी नहीं पता उन्हें। और उस चक्कर में ना वो वीडियोस आती हैं इंस्टाग्राम पे, स्क्रॉल करते हैं कि स्टे फोकस्ड, बाकी सारी चीजें छोड़, नहीं मैं काम कर रहा हूँ। अब हो सकता है वो काम ना भी कर रहे हो, बट वो दुनिया को दिखाने के लिए बिजी बता रहे हैं, एंड दे आर फेकिंग एवरीथिंग। तो हाउ कैन दे जस्ट कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स? देखो, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके लिए पहले आपके पास आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए। आइडिया और फिर गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई इसको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में मैं को यहाँ तक पहुंचाना है। अगर वो शुरू के 3 मंथ में नहीं पहुंच पाया, देखो ना, खुद का बिजनेस करने में एक सबसे बड़ी चीज होती है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट ईजी। फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड अगर जॉब करते हैं और 10 बजे वो ऑफिस जाते हैं और 5 बजे आते हैं, तो वो 10 से 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है 10 से 10 हुआ बॉस चिल्ला देगा। सही है। यहां जब हम खुद के बिजनेस में होते हैं, हमें पता है 10 की जगह 12 भी गए तो कौन कहेगा, बट यहां खुद पर क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं 10 की जगह 10 भी हुआ ना तो मेरे बिजनेस का वो गोल 3 साल में अचीव नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर होना और उसके लिए उतना वर्क करना, ये इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। यू हैव मनी, अब उस मनी को तुम्हें खर्च करना है, बट खर्च करने से पहले तुम सोच रहे हो यार अगले मंथ अगर अमाउंट नहीं आया तो रेंट कैसे दूंगा। एक काम करते हैं, भी रखते हैं। जबकि इन जॉब तुम्हें पता अगले महीने सैलरी आ जाएगी, यहां डिसिप्लिन तुम्हें बनाना होगा। तो फॉर खुद के बिजनेस के लिए ना सबसे पहली नीड होती है सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हें पता संडे तुम्हें कोई भी नहीं बुला सकता, फिर भी तुम संडे ऑफिस खोलकर बैठे, क्यों? एक भी अगर क्लाइंट आ गया तो। सही है। ये बहुत जरूरी चीज है। सेम जो वीडियोस बनाने के लेवल पे होते हैं, या लोग नहीं देखेंगे, आज नहीं डालते कल डालते, नहीं हो सकता है आज व्यू ज्यादा बन जाए। सही है। रोज करो, हिट दैट पॉइंट, कभी तो टूटेगा यार। सही है। नाइस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Like as you teach civil services courses and biology too, so how did you got so good command in two completely different fields? Actually, there is no completely different field. देखो, पढ़ाई सब जगह एक जैसी होती है। इन यूपीएससी बायो उसी लेवल पर पढ़ाना होता है जैसे लाइक इन नीट। ठीक है। क्योंकि इन नीट यू हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th एंड यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन।
तो मेरी कमांड, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑलरेडी था, मैंने 11th-12th आई गॉट बायोलॉजी, मतलब आई चूज बायोलॉजी एज माय मेन सब्जेक्ट, एंड आई डिड बीएससी आल्सो इन बायोकेमिस्ट्री, मतलब दैट बीएससी ऑनर्स फ्रॉम एक्सीलेंस इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो कमांड मेरा बायो पे ऑलरेडी था। यूपीएससी इसलिए आया बिकॉज आई गेव यूपीएससी एग्जाम एंड ऑल, सारी चीजें दैट आई गेव, तो उससे चीजें बन गई। तो फाइनली हुआ ये कि दोनों के ऑफर मिले, दोनों की चीजें अच्छे से बनी एंड दोनों में ही डिलीवर बेहतर होने लगा। तो मुझे लगा कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट ना प्रैक्टिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप कंटिन्यू वर्क करोगे तो आप उसमें ट्रेंड होते जाते हो। सही है। सो मैं 10 ईयर से वो चीजें कर रहा हूँ, तो धीरे 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 मतलब बाय डिफॉल्ट याद हो गई है कि मतलब वो आंख बंद करके कोई पूछे कि ये क्या होता है, नहीं गिव आंसर कि यार ये ऐसा होता है। Wow. Okay. Now, moving on to one of the most important, I would say, ground reality of JEE और NEET. मतलब स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और जब वो उतरते हैं एक्चुअली उस फील्ड में, तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और अगर वो फेस कर रहे हैं तो वो निकल कैसे सकता है? देखो, ग्राउंड रियलिटी यही है कि कंपटीशन बहुत है, और स्पेशली वही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो रियली टैलेंटेड है। लेकिन किसी भी एग्जाम में ना, नीट आईआईटी के लेवल पे बात करूं, जैसे नीट में 25 लाख लोग फॉर्म भरता, इन 25 में से ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फुल प्रिपरेशन ही नहीं होती। 25 लाख में से हाफ 50% तो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं बिकॉज दे एम बायो इन 12th। ठीक है भैया, बस भरना है, कोई कोचिंग नहीं, कोई कहीं तैयारी नहीं, बस 11th-12th स्कूल में पढ़ा, बायो में किसी भी गांव के किसी कोचिंग से करा, कहीं से, भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया कितने लोग बायो लेते होंगे। सही है। तो हर एग्जाम के साथ यार 50% बच्चा तो वो है जो इसने बस फॉर्म भर दिया, सिर्फ भर दिया। फिर रेस्ट 50% जो है उसमें भी आधा, फिर तो 50% और निकाल दो, वो है जिसने फॉर्म भरा है, उसको पता है नीट करना पर तैयारी नहीं है। तो फाइनली 5 लाख बच्चे बचते हैं, जिसमें से 1 लाख लोगों को सीट मिलनी है, 1.5 लाख। तो अब वहां कंपटीशन कम हो जाता है, तो वहां पर छटकर वही बच्चे आते हैं जो बिल्कुल क्रीम लेवल, मतलब फिल्टर ऑफ द फिल्टर, जो इतने सारे फिल्टर लगना, जो फाइनली एक हमको स्टूडेंट मिला, वैसा बनता है। तो रियलिटी है कि यार देखो, टेक्निकली इन इंडिया कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नाउ आप सोचो कि यू आर 90-95% स्टूडेंट की, भाई आप वो स्टूडेंट हो, आप 10th में 96%, 97% लाई देते हो, फाइनली आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। इन इंडिया हर साल ऑलमोस्ट 4 लाख बच्चे 90% से ऊपर लेकर आता है इन 10th। हर साल 4 लाख। अब हर साल अगर 4 लाख लेकर आ रहे हैं, तो ये 4 लाख स्टूडेंट जब 12th में पहुंचे, तो they'll give या तो आईआईटी या जेई, मतलब नीट और जेई। सही है। टोटल सीटी मिलाकर 160 है, 170 है, जेई और नीट में मिलाकर। तो 4 लाख में से 160 सेलेक्ट होंगे ना, तो 90% से ऊपर वाला 2,30,000 बच्चा तो फिर भी सेलेक्ट नहीं होगा, जबकि वो 90% से ऊपर था। अच्छा, यहां में ड्रॉपर तो गिनी था, जो ड्रॉप लेकर भी देता। तो इंडिया में कंपटीशन बहुत है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको स्पेशल में भी स्पेशल बनकर काम करना पड़ेगा, तब चीज है। तो पीपल बी लाइक कि मतलब प्लान बी होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। देखो, प्लान बी का मतलब हमेशा क्या होता है, प्लान बी का क्या कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। क्वेश्चन ये कि ये नहीं हुआ तो क्या, ये दिमाग में अगर आपके आगे आए तो नहीं होगा। कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, वैसा हो जाता है। तो आपको सोचना तो ये कि होगा, नहीं हुआ तो क्या यार। इसके लिए मतलब मैं हमेशा एक आंसर रखता हूं, शायद तुम लोग, अगर ऊपर वाले ने कल आपको दिया है ना, तो उसने कल की व्यवस्था की होगी। सच है। और अगर उसने कल मुझे दिया ही नहीं है, तो फिर मुझे चिंता क्या। और कल अगर उसने दिया है, तो उसने कल का कुछ ना कुछ तो तय करके रखा होगा। तो प्लान भी हम बनाएंगे, पर प्लान ए पर शिद्दत से मेहनत करते हैं। सही है। बिल्कुल, जितनी हम मेहनत कर सकते। नहीं हुआ, जिसने कई बार बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो पूछते हैं कि सर ड्रॉप ले या नहीं ले, फिर से तैयारी करें या नहीं करें। मैं उनसे ये कहता हूं, ये जो एग्जाम तुमने दिया था, ये तुम्हारा बेस्ट था। क्या तुम अंदर से कह सकते हो कि सर इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, और इसमें भी नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा छोड़ दे अभी ये फील्ड, गो फॉर प्लान बी। और अगर तुमको लगता नहीं सर यहां तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब तो आखिरी के 15 दिन तो बुक्स उठाई थी मैंने, तो फिर मैं कहता हूं एक काम कर, साल भर फिर कर। जिस वक्त तुम्हारे अंदर से आवाज निकले कि यार दैट वाज माय बेस्ट, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता था, छोड़ दो उसको वहीं। सेम इज इन फॉर रिलेशनशिप, कि भाई इससे बेस्ट मैं अपनी लाइफ में कुछ चीजें नहीं दे सकता। इसके बाद भी अगर चीजें नहीं बनी, लेफ्ट दैट थिंग।
तो वो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला होना पड़ता है। सेम पढ़ाई के लेवल पर भी चीज है, खुद से क्वेश्चन पूछो, ये मेरा बेस्ट था, और पता है तुम्हें आंसर मिलेगा उसका। सही है, वो हमको पता है ना, हमने हमको क्या पता किया है। है। वो कहते हैं ना, यू कैन चीट एवरीवन नॉट योरसेल्फ। बट यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ एंड नेचर। एग्जैक्टली, नेचर दैट इज गॉड, उसको भी चीट नहीं कर सकते। सही बात है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। लाइक ऑब्वियसली आपने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उनकी मैंने पूछा जैसा एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी कोचिंग से, जो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाती है, और वो क्वेश्चन भी करते होंगे उनके पेरेंट्स हाँ, कि ऐसा नहीं हुआ, हाँ, क्यों नहीं हाँ, हुआ, देन हाँ। हाउ डू यू डील विद इट? देखो, ऐसी नौबत जनरली मैं जिस कोचिंग से जुड़ा हूं, जब भी मतलब मैं अपने लेवल पे, तो ऐसी नौबत आती नहीं है, क्योंकि ये चीज बनती है कई बार, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। बट अगेन ना, वो एक्सपेक्टेशंस जनरली मार्केट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मतलब मार्केट में जो चीज प्रोवाइड की जा रही है बाकी स्टूडेंट्स को, जो दूसरी कोचिंग, हम भी वैसे ही कोई सिस्टम कि भाई हैंड प्रिंटेड नोट्स होंगे, क्वेश्चन आंसर मॉक होंगे, प्रैक्टिस, डिस्कशन, टीचर, डाउट सॉल्व, सब कुछ, तो वो चीज बनाई जाती है। अनएक्सपेक्टेड जो एक लेवल पर जैसे कई बार एक प्रॉमिस बन जाते हैं, तो वो प्रॉमिस जब टूटते हैं तो नो डाउट लोगों का ट्रस्ट भी टूटता है। और मोस्ट ऑफ द बिग जायंट्स जो खत्म हो रहे हैं, जैसे बायजूस जो खत्म होने के लेवल पर, उसका रीजन यही है, दे प्रॉमिस बियॉन्ड लिमिट लेवल कि भाई ऐसा ऐसा होगा, यही होगा, एंड फाइनली वो चीज पूरी सही बात है, नहीं हो पाई। तो ये यहाँ माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज होती है, कि आपको कोई पर्सन कहता है, आप पता किसी कोचिंग में जनरली इसलिए 90% पेरेंट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको किसी ने बोला है ऑफिस में कि यार हमारा बच्चा वहां जा रहा है। सही बात है। 90% केस में ना न्यूज़पेपर का एड काम आता है, ना इंस्टाग्राम की चीजें काम आती है, मेन इज माउथ पब्लिसिटी। एग्जैक्टली, कि एक बच्चा आपसे पढ़ने के बाद वो घर गया, संडे के दिन गार्डन में खेल रहा था, और 4-5 बच्चे उसके पास खड़े थे, उन्होंने कहा मैं तो कोचिंग जाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। तो वो 4 में से एक ने कहा नंबर देना, अगले दिन वो भी आ गया। सही है। उन दोनों को देख के वो 3 और आ गए, तो 5 एक ही कॉलोनी से आ रहे हैं आपके पास। तो वो चीज होता है ये, लेकिन कोचिंग्स होती है फेक प्रोमिसेस करते हैं। स्टूडेंट्स सोशल साइंस में बोर क्यों होते? एक्चुअली बोर स्टूडेंट नहीं होता, ओके, बोर होता है एक्चुअली, मेरा मानना है टीचर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊं। आप एक मूवी देखने जाते हो, हाँ, और उस मूवी को आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि कब ये मूवी खत्म हो गई, हमें पता भी नहीं चला। जस्ट लाइक बाहुबली, या मैं कहूँ तुम्बाड़, एक मूवी आई थी, तुम्बाड़ एक मूवी आई थी, हॉरर मूवी आई थी। चलो, और एक अच्छा एग्जांपल बताऊं, रिसेंटली अभी एक मूवी आई, कोई अच्छी मूवी अगर अपने कोई भी एग्जांपल लो, ये एक मुंजिया करके एक मूवी आई, ये भी, इसका भी एक अच्छा रिव्यू है। क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं 2.5 आवर हमारा दिमाग कहीं और नहीं जाता, सिर्फ उसको देख रहा है। अब अगर उस मूवी को देखते ही 10 मिनट में, अरे यार आप यहां वहां देखने लगे, अब नींद आने लगी आपको, तो प्रॉब्लम दर्शक की नहीं है, मूवी के, प्रॉब्लम मूवी बनाने वाले की है। तो सेम अगर स्टूडेंट को सोशल साइंस में मजा नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है, टीचर की, प्रॉब्लम टीचर। अगर आपकी क्लास में वो स्टूडेंट टीम वॉच देख रहा है कि क्लास कब खत्म होगी, तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पढ़ाने में कहीं एक फ्लॉ था कि उसको टाइम मिल गया वॉच देखने का। तुम्हारा पढ़ाना इतना अमेजिंग होना चाहिए कि वो पलक भी ना झपका पाए, और जब क्लास खत्म हो तो वे बोले क्या सर इतनी जल्दी खत्म हो गई क्लास। सही है। तो सोशल में इंटरेस्ट, देखो हर स्टूडेंट चाहता है, आप तो बस मैं घर से निकला हूं, मुझे बैठने दो। वो 4 या 5 स्टूडेंट होते हैं 100 में से जो कहते नहीं सर पढ़ाओ। सही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही चाहेंगे सर। तो वहां फिर आपको गैदर करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टैलेंट आपका दिखाना पड़ता है। और मैक्सिमम जितने भी टीचर्स सक्सेसफुल हैं उनका रीजन यही है कि वो अपने ना सब्जेक्ट को फन बना लेता है, और फन से फिर उस चीज को डिलीवर करते हैं कि यार ये होना चाहिए। सही है। Nice. All right, moving on to the next. Okay, what if a person fails an examination? So how should they back themselves up? कैसा mindset स्टूडेंट को कैरी करना देखो चाहिए? स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है कि जब वो किसी एग्जाम को शिद्दत से तैयारी करता है उसकी, और अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। तो वहां पर बहुत बड़ा रोल उसके दोस्तों का, उसके पेरेंट्स का आता है कि उस समय उनको कैसे डील करें। वो तो खैर डील हो जाती है चीजें। और कहते हैं ना, हर चीज का एंड ये नहीं होता कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, मे बी कि मतलब कोई बड़ा प्लान गॉड ने बना के रखा है,
Yeah. अब मैं ये गॉड के प्लान वाली चीजों को जब बोलता हूं ना, तो मैं अपने एज, अपने एक्सपीरियंस के एंगल से बात करता हूँ। मैक्सिमम जो तुम्हारा क्राउड है, जो तुमको फॉलो करता है, वो उस एज का होगा जिसको उस चीज पर बिलीव नहीं होता कि क्या क्या गॉड ने प्लान करके रखा है। एक्चुअली तुम लोग के लिए वो फ्यूचर है। एग्जैक्टली। मैं उसको पास्ट के एंगल से देखता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ तो था, मैं अगर वो नहीं छोड़ता तो ये नहीं मिलता टाइप। सही है। तो सेम तुम लोगों ने क्या अभी कोई चीज छोड़ी ही नहीं, छूटी है तो कुछ नया मिला नहीं है, तो तुमको लगता है नहीं यार ये छूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम नहीं निकला, गो फॉर नेक्स्ट, फिर से ट्राई करो। वो भी नहीं निकलेगा, कुछ और करो। सही है। अगेन ना, जिसने कल दिया है उसने कल की व्यवस्था की होगी, तो वो एग्जाम निकलेगा, आपको उसके लिए बनाया होगा। नाइस। सही है। ओके, मतलब रैट रेस से कैसे निकले स्टूडेंट्स, और उसका होती क्या रैट रेस बेसिकली? एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम पता है फेल से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उस फेल पर उठने वाले क्वेश्चंस, और स्पेशली उन लोगों से जिनके सामने आपने साल भर थोड़ा सा शो ऑफ भी किया। पॉइंट। स्पेशली मैं कहूं तो वो सो कॉल्ड रिलेटिव्स, हाँ सही है। जिनको आपके पेरेंट्स ने भी बताया था आई तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहा है। हाँ। प्रॉब्लम उनसे होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि साइलेंटली वर्क करो। आप बताओ ही मत किसी को कि यू आर डूइंग समथिंग, आराम से चलने दो। और अगर चीजें होती हैं तो भी आउटस्पोकन लेवल पर नहीं कि चीजें हो गई, अपने आप वो न्यूज उन तक पहुंच जाएगी कि आपने वो अचीव कर लिया। सही है। तो उसका यही तरीका है। इसलिए कहते भी हैं कि शो ऑफ ज्यादा जरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो चीज नहीं मिल पाई फिर मतलब वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है चीजें। सही बात। इसलिए, और वो पेरेंट्स के लिए भी हो जाती है खतरनाक। कोई पेरेंट्स पूरे मोहल्ले में भाई आईआईटी की तैयारी हो रही है, यहाँ जा रहे हैं रोज सुबह शाम, उसका टिफिन उसका वो सब कुछ करके पूरे मोहल्ले में मम्मी को यही बताया मम्मी ने कि आईआईटी आईआईटी, और फाइनली नहीं हुआ। सही बात। अब मम्मा मिल भी नहीं पाएंगी उन सारी आंटियों से जिनको वो बार बार कह रही थी कि वो आता है, फर्क पड़ता है। बेहतर ये साइलेंटली वर्क करो, और उससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि डू योर वर्क, मतलब पैशनेटली, और बस साइलेंट लेवल पर काम करो। नाइस। Are there any changes required in civil services or any other big stream examinations? देखो चेंजेस समय के साथ चीजें मतलब होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल इट्स माय सजेशन, अगर मैं लेवल पर बात करूं तो सिविल सर्विसेज में जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स की बात करें, सिविल सर्विस में ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट होता है, जो मेंस का पेपर होता है दैट सब्जेक्टिव होता है। लेकिन प्री ऑनलाइन किया जा सकता है, एक वो वाली चीज हो सकती है। लैंग्वेज को लेकर कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत इंप्रूव नहीं होती, बट ऐसा पिछले 7-8 सालों का ट्रेंड है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट कम सेलेक्ट हो रहा है, या जो लोकल लैंग्वेज का मीडियम स्टूडेंट है वो कम सेलेक्ट हो रहा है, तो ये आता है। तो सिविल सर्विसेज को सुधारना चाहिए। हालांकि यूपीएससी जो कमीशन है उसमें ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, आईएएस आईपीएस, जो समय समय पर इन चेंजेस को कर ही लेते हैं, जैसे एथिक्स या इन सब्जेक्ट्स का इंट्रोड्यूस करना, करप्शन को रोकने के लिए क्या काम करना, दे आर ऑलरेडी डूइंग। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सजेशन ऐसा होना चाहिए कि यूपीएससी को और बेहतर किया सके। दे आर ऑलरेडी डूइंग, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट कि भाई कैसे एक बेहतरीन से बेहतरीन सिविल सर्वेंट हमको मिल सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ये दे ऑल जस्ट इंट्रोड्यूस कि भाई हम ये वाली योजना ला रहे हैं, वो योजना पब्लिक तक पहुंचाने का काम सिविल सर्वेंट का होता है। सही। वो सब इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये नेशनल हाईवे बनेगा। अब वो नेशनल हाईवे बनाने का काम नितिन गडकरी जी का नहीं है, वो सब इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद वो सारे अधिकारी बैठे जो उसको डील करने वाला है, तो अधिकारियों का बेहतर वो गवर्नमेंट करती है, मतलब डायरेक्ट राज्यसभा से लिंक होता है सिस्टम, तो गवर्नमेंट करती है सब। जैसे अभी न्यूज आई थी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, हाँ है ना? हाँ, तो उस पे क्या कहना चाहोगे? देखो अब दोनों चीज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है सही में टीचर्स ने अच्छा पढ़ा, मतलब इसमें कोई वो नहीं होता। कई बार होता है कि भाई सारे बच्चों ने एक जैसा आंसर लिखा, अब क्यों लिखा, 2 रीजन, या तो सबने चीटिंग करी होगी, या हो सकता है कि टीचर ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और सब सेलेक्ट हुए। तो अब क्या होता है कि ऑलरेडी जब चीजें 4-5 लेवल पे बिगड़ चुकी होती हैं कि भाई गुजरात में भी ऐसा हुआ, बिहार में भी ऐसा हुआ, तो फिर वो शक का दायरा बन जाता है। बाकी दोनों चीजें बन सकती है,
मतलब मैंने एक बहुत फेमस टीचर है, मतलब यूट्यूब पर उनकी वो चलती थी रील, मैं देखता था, तो उन्होंने जब वो लेक्चर ले रहे थे तो एक साइड में कमेंट आया कि सर जो आपने बताया था एग्जाम में वही आया ऐसे करके। तो उन्होंने सडन उस पर रिप्लाई किया, ऐसा मत बोल नहीं तो लगेगा पेपर लीक कर दिया है। जबकि उन्होंने पढ़ाया होगा कि बेटा देखो ये नोट कर लो, आ सकता है, ये नोट कर लो, और आ गया वो। सही है। तो अब लेकिन कई बार लगता है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस पर अपन कमेंट नहीं कर सकता। सही है, सही है। So, okay. Going on to the next one. Like in our society, people are scared of failing, not because of their perceptions, but because लोग बोल चुके हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा करके। जैसे हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि यार ये मत कर, ऐसा हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं वो कर तू। तो उस बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि नाउ इफ आई वुड फेल तो फिर मुझे ताने देने के लिए ऑलरेडी लोग हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डज these things comes from, and why don't we simply focus on appreciating each other? देखो हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू क्या है, हमको ना जब भी हमें कोचिंग भेजा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें हमेशा फोटो उनकी दिखाई जाती है जो सक्सेसफुल है। हाँ। हमें उनके बारे में बताया ही नहीं जाता जो अनसक्सेसफुल है। तो हम ना कभी तैयार ही नहीं हो पाते कि फेल हो गए तो क्या। ये हमारे साथ सबसे बड़ा, मतलब क्लास में भी बात होगी तो बेटा यहाँ होगा तो मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे, फिर ये वाला काम होगा। कभी ये बताया नहीं गया कि नहीं हुए तो बेटा बीएससी करनी पड़ेगी, फिर बीएससी में ये चीज होगी, वहां से भी तुम जा सकते हो, फिर वो वाला काम भी अच्छा कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को ये बताया जाए कि भाई सब्जेक्ट से प्यार कर, यहां नहीं तो कहीं और भी तुम अचीव कर सकते हो उस चीज को, तो शायद पर्सन फेलियर से ना डरे। क्योंकि कहते हैं ना फेलियर अगली सक्सेस के लिए तैयार आप कर सकते हो अपने आप को। लेकिन उसको क्या, फेल होने के बाद उसको लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, अब ये नहीं तो कुछ और नहीं कर सकता मैं। ऐसा नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब 60 इयर्स तक लोग अपने बिजनेस चेंज करते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक नायका की जो फाउंडर है वो 60s की एज में है। नायका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, अब वो रिसेंटली अभी वो बहुत फेमस हुआ। वो 60s में KFC आई थिंक, वो भी आफ्टर 60s ही कुछ फेमस हुए। ऐसा कुछ नहीं है, बस तैयार रहो कि भाई इसके फेलियर से कुछ नया मिल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अगेन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स का रोल प्ले होता है। Nice. All right, moving on to the next. How can a student outshine from the rat race? अगेन मतलब हम इस चीजों को पहले भी डिस्कस कर, मतलब तरीका वही है कि फोकस ऑन योर मिस्टेक्स, कि भाई आपने लास्ट एग्जाम में या जो आपने मिस्टेक करी वो क्या थी, डोंट रिपीट देम। अगर आप उन्हें रिपीट करेंगे तो रिजल्ट भी रिपीट होगा, जो पहले किया था वही फिर से करेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि अब फ्रेश स्टार्ट करो, मिस्टेक्स को लिख लो कि हम ये मिस्टेक्स करते हैं। भाई हर बार बोला गया मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, नहीं पढ़ता, करो इस बार। तो वो उससे बचने का ये ही तरीका, अपने आप को बिजी रखो और उसी चीज में बिजी रखो जिसमें आप फेल हुए, तो चीजें बन जाएगी, फिर से बनती है। पर इट हैपेंस ना कि स्टूडेंट बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो वो चीज़ कर रहे हैं, जब पता है उन्हें गलत हो रही है, बट वो रोक भी नहीं पा रहे खुद को। यार यहाँ खुद को रियलाइज होना होगा, करना पड़ेगा, और नहीं कर पाओगे तो फिर यही होगा कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद होने वाली कुछ निगेटिव चीजें तुम्हें रियलाइज करवा देगी कि मतलब शुरुआत में वो शॉक लेवल पर लगता है कि ठीक है ना, मतलब आज की क्लास पीछे दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती कर रहे हो गई, अब हुआ क्या, जो आगे बैठकर पढ़ रहा था उसका तुमने मजाक बहुत उड़ाया। फाइनली जब तुम 7 साल बाद कॉलेज से निकलकर अब तुम देख रहे हो ही इज अर्निंग समथिंग वेरी हैंडसम सैलरी एंड यू आर ऑल स्ट्रगलिंग नाउ। अब तुमको कोई बोले ये 7 साल पहले जो तुमने हंसे हो ना वहां बैठ के, ये उसी का रिजल्ट है। अब तुम पलट तो सकते नहीं उसको। सही है। पॉइंट ये है कि भाई समझो, रियलाइज करो कि तुम्हारी फेलियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए बेहतर है अभी उन चीजों को सुधार लो जो लास्ट समय में हुई है। जैसा आपने बोला क्लास में होता है पीछे वाले बच्चे जो टॉपर्स के मजे लेते हैं, और दिस हैपेंस कि लाइक फॉर एग्जांपल ये बचपन से किया गया है, क्योंकि हमको स्कूल भेजते हैं तो पहले ही बोलते थे कि भाई जॉब करनी है, तेरे को बड़े होकर ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है ना। तो वहीं से ना वो कंपेटिटिवनेस हो जाती है। तो इसलिए आई गेस बहुत बार ऐसा होता है कि बैक बेंचर्स कभी टॉप स्कोरर्स के साथ बात नहीं कर पाते, वो इंटरेक्ट नहीं करते, सेम वो लोग भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज अंदर कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं कि यार ये इससे बात नहीं करनी। तो डू यू थिंक कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो दोनों एक चांस मिस कर रहे हैं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का? बिल्कुल, बैक बेंचर्स के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो, देखो लाइफ का एक एटीट्यूड होता है जो कई बार सो कॉल्ड ओनली जो किताबी कीड़ास टाइप के बच्चे होते हैं उनके पास नहीं होता।
सही अब है। जैसे छोटा सा पॉइंट ये ना कि भाई आफ्टर सिलेक्शन दोनों का सिलेक्शन हुआ, हम्म, टॉपर वाले का भी हो गया, बैक बेंचर वाले का हो गया, उसकी रैंक कम थी इसकी, बट जब आफ्टर रिजल्ट जब सेलिब्रेशन हुआ तो वो जो बैक बेंचर था वो इस तरीके से नाच रहा अपनी जीत को, ये नाचना भूल चुका है। सही है। जो टॉप रैंकर है वो नाचना भूल चुका, क्योंकि वो बचपन से टॉपर चक्कर में तो ना उसने कभी मूवी देखी, हम्म, उसे ये भी नहीं पता दूध का पैकेट लेने कहाँ जाना होता है, हाँ, उसे घर वालों ने कभी, तो अब वो मार्क्स के लेवल पर तो सक्सेसफुल हो गया, बट जो लाइफ का एटीट्यूड आना चाहिए, हम्म, लाइफ जीने का, सही। वो नहीं सीख पाया। तो दोनों को इंटरेक्ट होना चाहिए। तो इस पे आपको एक क्या बहुत अच्छी लगता है मूवी कि बनी है, गुड बॉय बैड बॉय करके एक मूवी बनी थी। अच्छा, हाँ, आई थिंक तुषार कपूर एंड इमरान हाशमी की मूवी, गुड बॉय बैड बॉय करके। आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, स्कूल्स ये का या देखो कोचिंग शफलिंग वाली इंस्टीट्यूट में? चीज होती है, रोटेशन वाली चीज होती है, ये टीचर्स के ऊपर होता है, लेकिन अगेन ना स्कूल टीचर्स भी जो होते हैं वो 40 मिनट्स का तो सेशन होता है उनका, दे हैव टू वही कंप्लीट कि वो उन्हें कोर्स निपटाना है या सिलेबस पूरा करना है, तो वो कहाँ उस चीज पर फोकस। इन कोचिंग हम फोकस करते हैं, हम सेक्शन अलग करते हैं, हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई सिलेक्शन करवाना है, तो कोचिंग्स में वो चीज हो जाती है, बट स्कूल में पॉसिबल नहीं हो पाता। सही है। नाइस। अच्छा, अब नाउ इन दिस मार्क्स अलॉटिंग प्रोसीजर जो स्कूल में होता है, तो आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइबल है? लाइक कोई भी असाइनमेंट दिया बच्चों को, है ना, उनको बोल दिया जाता है कि बना के आओ। अब वो भले उसमें उसने कंटेंट कैसा लिखा है, स्कूल के टीचर्स वोंट इवन केयर अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस। वो लोग देखेंगे कि फाइल कितनी मोटी है और कितनी प्रेजेंटेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और कभी कभी इस चक्कर में ना बच्चे फाइल भी नहीं बनाते और ना ही पढ़ते हैं वो बस फाइल बनाने दे देंगे अपनी एक्चुअली किसी क्या है, फ्रेंड को। अगेन जो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन इसी में कि भाई ये असाइनमेंट क्यों बनवा रहे हैं अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो। होता यही है कि टीचर इज नॉट डूइंग देयर वर्क। टीचर का वर्क है कि इसको ये असाइनमेंट दो ताकि इसको सर्च करे, अलग अलग जगह रिसोर्सेज से उसकी नॉलेज लेकर आए, एग्जैक्टली, और उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, फिर उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करे। अब टीचर ने अपना काम नॉर्मल कर दिया कि तुम्हें असाइनमेंट बनाना है, उसके बाद उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। स्टूडेंट ने भी सोचा कि ठीक है ना, सबमिट ही तो करना है, सही है। और उसने जैसे उठाकर सबमिट कर दिया। तो ना टीचर ने अपना वर्क पूरा किया ना स्टूडेंट, तो उसमें हुआ ये कि असाइनमेंट बन तो गया, नंबर तो आ गए, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अब तो और एआई आ गया, चैट जीपीटी, अब तो सब ऐसा हो जाता है। मतलब आप बस उसमें डालो कि भाई मुझे बना कर दे दो एंड वो प्रिपेयर करके दे देगा। Exactly. इवन आप उसमें ये भी लिख दो कि नेवर पब्लिश एनीवेयर टाइप, तो वो यूनिक बना कर दे देगा। तो ये और खतरनाक चीज आ गई है। ज्यादा एडवांस चाहिए तो सब्सक्रिप्शन ले लो, आपके 5 साल के असाइनमेंट ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये तो और खतरनाक, मतलब ह्यूमन ब्रेन का यूज ही नहीं है यहाँ पर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब टीचर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको वेजेस उतने पे नहीं किए जा रहे? देखो वेजेस अपनी जगह होती है, कई बार ना आपकी जॉब, अगेन ना जॉब में सेटिस्फेक्शन हो, वो प्रोफेशनली आपका एडवांस होना, वो एक अलग चीज होती है। कुछ टीचर उस सैलरी पर भी वर्क करता है, सही है, वो परफॉर्म करते हैं वैसा। कुछ होते हैं भाई, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की, हम गवर्नमेंट स्कूल में बात करें, सैलरीज 90,000 1 लाख से ऊपर जाती है, बट वहाँ टीचिंग का लेवल वैसा नहीं बन पाता। कई जगह वहाँ भी टीचर बहुत अच्छे होता है। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको मनी मिल रहा है या नहीं, डिपेंड्स ऑन कि भाई आपके अंदर जील कितनी है। ओके, तो हो सकता है ना कि मतलब टीचर्स ऐसे हो कि जब व्हेन दे स्टार्टेड टीचिंग, है ना, तो उनका जब जर्नी चालू हुआ उनमें वो जील थी, बट धीरे धीरे वो कम हो गई। इन इंडिया ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टीचिंग इज द लोएस्ट प्रायोरिटी जॉब। व्हेन समवन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो टीचर बन जाता है। अदर कोई टीचर बन रहा है आजकल तो वैसे। पॉइंट ये कि इफ नॉट डूइंग एनीथिंग, जैसे इन क्लास अब 90% अगर कोई स्टूडेंट है तो भैया वो तो आईआईटी नीट या उसमें निकल जाएगा। 80 से 90 वाला जो है, 70 से 90 कैटेगरी वाला विल गो फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम्स। 70 से 50 वाला जो है उसके फादर बिजनेस चालू करवा देंगे कि भाई दैट एटीट्यूड। आफ्टर 50 वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक काम करते हैं, किसी पास के स्कूल में अपन प्राइमरी पढ़ाना चालू कर देते हैं, या तो कोचिंग ट्यूशन छोटा। कोचिंग में तो अलाउ नहीं हो पाता ऐसा पर्सन, बिकॉज कोचिंग में आपको वर्क वैसा करना पड़ता है, यहाँ सैलरी भी बड़े स्मार्ट उसमें देते हैं, तो बट इन स्कूल दे वांट अ पर्सन जो 5-6,000 रुपीज में बस संभाल ले सिस्टम को। तो चीज कई बार हो जाती है। ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे लाइक डांस फैकल्टी, जो फैकल्टी है वो म्यूजिक में अच्छे हैं, डांस में अच्छे नहीं है। नहीं, यहाँ क्या होता है ना, अगेन
दे नीड फैकल्टी जस्ट बिकॉज कि भाई उनका एक सिलेबस का कंप्लीशन हो जाए, उनको इससे मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छे लेवल पर जाए। तो कई बार होता है वो फैकल्टीज को नहीं रखते, मतलब नहीं होती, स्मार्ट सैलरीज नहीं हो पाती, वो फैकल्टी फिर अपना मैक्सिमम नहीं दे पाते टाइम। सही है। Right. Okay. Moving on to the next. How can a person build self-awareness? देखो, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने की चीज नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ऑलरेडी होती है। आपको बस ये समझना होगा कि आप जो कर रहे हो उससे होगा क्या। मतलब यहाँ पर ना एक बेसिक कुछ वर्च्यूज होते हैं, सद्गुण होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है, दैट इज पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के बारे में पहले सोचो कि वो क्यों कर रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सही हुआ तो क्या होंगे, गलत हुआ तो क्या होंगे, और फिर वो वर्क को परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब तुम्हें पता है उस बिजनेस से, तो ऐसे ही नहीं कि बस आज सोचा 3 दिन बाद उसको नहीं, पहले पूरा सर्वे करो, पेशेंस के साथ उसको पूरा रीड करो, स्टडी करो। तो सेल्फ अवेयरनेस यही है कि पहले खुद को समय दो, सोचो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या। सेल्फ अवेयरनेस खुद आएगी। देखो, ह्यूमन बाय डिफॉल्ट, ह्यूमन को इन बायोलॉजिकल टर्म ह्यूमन इज अ सेपियन, होमो सेपियन, एंड द वर्ड सेपियन मींस स्कॉलर। Why we are sapiens? Because we are scholar. We can analyze, not like animals जो analyze नहीं कर सकते, हम analyze कर सकते, तभी हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ह्यूमन जब एनालाइज कर सकता है तो उसका मतलब अवेयरनेस ऑलरेडी है उसके अंदर। सही है। बट चूंकि बचपन से वो मॉम डैड की चीजों पर चला है, फिर बड़ा होने पर उसके दोस्त उसको सलाह दे रहे हैं, भाई उससे पूछ रहे हैं 11th में तुम क्या लोगे, कॉमर्स, क्यों, मेरे दोस्त भी ले रहे हैं। तो अब आप कहते ना, तुम सेपियंस नहीं हो भाई, फिर तुम उस कैटेगरी में ही नहीं आते हो, क्योंकि जब तुम खुद का दिमाग नहीं चला पा रहे हो। तो अवेयरनेस सब में है, उसको बस पेशेंस के साथ उसको लाने की जरूरत होती है, मेरा मानना है। मतलब ऐसा कोई नहीं इसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, होगी यार। अब आग लगेगी बेड के पास तो भागेगा ना। सही बात। बड़ा पॉइंट ये कि उसको क्या आग दिखी नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो आग जो है ना वो बेरोजगारी के फॉर्म में अब वो उसको दिखी नहीं रही है। तो यहाँ अवेयरनेस की कमी है कि वो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये भी आग ही है, अगर जॉब नहीं लगी तो। सही है। मतलब वहां भी नहीं बच पाएंगे अपन। Exactly. Nice. Okay. Pros and cons of coaching institutions, and how would you define a good coaching institute? देखो, प्रोज एंड कॉन्स के लेवल पे बात करूं तो अच्छी चीज ये होती है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हो, उस मुकाम पर पहुंचा सकते हो जहां वो जाना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मेडिकल उसमें अच्छी जगह पहुंचे हैं, जब वो डॉक्टर बनेंगे तो कुछ बन भी गए हैं, तो वो एक मतलब प्राउड फील होता है। नेगेटिव थॉट ये आता है कि चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बड़ा खर्चा होता है, तो हमें फीस भी वैसी लेनी पड़ती है, और कई बार उन स्टूडेंट्स को हम नहीं पढ़ा पाते जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है उन्हें फ्री में नहीं पढ़ा सकते, वी कैन अफोर्ड, लेकिन कई बार चीज होती है कि नहीं हो पाता वो, क्योंकि आपको एक डेली खर्चे, आपको बिजली का बिल, आपको रेंट, बिल्डिंग का रेंट एंड ऑल, जो बाकी टीचर्स हैं उनकी सैलरी आपको निकालनी है। सही है। तो एक प्रॉब्लम वहां आ जाती है सबसे बड़ी। फिर अगेन एक पॉजिटिव एंगल पर बात करें तो आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप लेवल पर है। नेगेटिव ये हो जाता है कि आप पहुंचा तो बहुत सारे लोग हो सकते हो, आप 2 लाख लोगों को पहुंचा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप हर स्टूडेंट को अगर इंडिविजुअल टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीजें पहुंचाने का भी मतलब नहीं। मतलब आपने सिर्फ 2 घंटे लेक्चर लेके पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं हो सकता। सही है। आपको डील भी करना होगा, आफ्टर क्लास भी आपको एक टीचिंग दिखानी होगी। सही है। फिर बच्चा आपके पास आया, आप उसको बैठकर 10 मिनट, क्या हुआ तुझे, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होती। तो टीचिंग में प्रोज एंड कॉन्स दोनों लेवल पर चलते हैं। सही, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि हम बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग ग्रुप में नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ बच्चे बहुत है, फैकल्टी का ध्यान ही नहीं जाएगा, हम कहाँ बैठे होता है। बिल्कुल होता। और गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट यही होता है कि देखो, बच्चे कितने भी ज्यादा हो, अगर वो इंडिविजुअल फोकस कर पा रहा है तो हो जाएगा, तो वो कोचिंग बेस्ट है। अगर वो ध्यान दे पा रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर, हाँ इसमें स्टूडेंट को भी करना पड़ता है कि कई बार खुद जाकर टीचर से बात करे कि सर ये प्रॉब्लम है। अब टीचर नहीं ढूंढ पाएगा 100 बच्चों में। सही है कि भाई तुमको हर बार कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, टीचर ने अगर बार बार तुमसे पूछा भी तुम्हें समझ में, तो कई और एक नेगेटिव ना लेने लगे कि सर स्पेशली क्यों पूछ रहे हैं उससे। तो आप जाओ, आप आफ्टर क्लास डिस्कशन करो, और हर वो कोचिंग सक्सेसफुल है जो आफ्टर क्लास डाउट क्लियरिंग को बहुत अच्छा कर। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होता है ना कि क्राउड के बीच में नहीं पूछ पाते, डर के चक्कर में कि यार लोग क्या सोचेंगे। होता है वो हेजिटेशन होता है कि हंसेंगे लोग, इतने सड़े से डाउट। वही।
So what do you think कि career counseling is a good option या people should focus on just exploring the stuff and figuring out कि what suits the best? देखो अगर तुम फोकस्ड हो कि कुछ जो चीज करनी है वो तो एक अलग ऑप्शन आ गया, पर हाँ अगर आपके पास आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, तो काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग एक प्रॉपर लेनी चाहिए, आपको एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए कि भाई कौन कौन से डिफरेंट जोन हो सकते हैं जहाँ मैं अपने करियर को ग्रोथ दे सकता हूँ। तो एक काउंसलिंग अगर आपको नहीं है, आप अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस अगर है तो फिर तो गो फॉर इट, मतलब उस पर लगा दो जान, लगा दो फिर उस चीज तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट करियर काउंसलिंग ले रहा है और जो भी सामने वाले इंडिविजुअल ने उनको सजेशन दिया उन्होंने काम भी किया, बट इट जनरली क्या करियर काउंसलर जो होते हैं वो ऐसे सजेशन नहीं देते, वो पहले आपका इंटरेस्ट जानते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से वो पहले पता करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स से भागते हो, मैथ्स आपको पसंद नहीं है, तो वो आपको कभी कैट या कोई ऐसे एग्जाम को पर कभी गाइड वो नहीं देंगे आपको सलाह जिसमें मैथ्स आती हो। तो मतलब अगर वो प्रोफेशनल काउंसलर हैं तो वो बिल्कुल आपको मैथ्स सलाह देता है। ऐसा हुआ था, मेरा छोटा भाई जो है उनके स्कूल में काउंसलर आए थे, वो उन्होंने बाहर से बुलाए थे स्कूल वालों ने। तो ही टोल्ड कि जो इसके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई में आगे करियर नहीं बनाना चाहते बट उनको आर्टिस्टिक फील्ड में इंटरेस्ट है, और जब वो अपना पॉइंट रख रहे थे तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, मतलब कि नहीं ऐसा है ही नहीं, ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने ना करने के बहुत रीजंस दे दिए और अपना साइड रखने के लिए सारे रीजंस दे दिए कि ये करना ही चाहिए। अब देखो क्या है, अगेन चीजें वही बनती है कि आर्टिस्टिक पॉइंट में जनरली लोग अवॉइड क्यों करते हैं, पेरेंट्स भी मना करते हैं। रीजन ये अगेन कि हम जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है, पर्पस इज जॉब एंड मनी। तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो आर्ट वाले पॉइंट में अर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको लगता है कि यार ये एक काम करो, डू समथिंग और उसके पैरेलल ये काम करते रहो। हाँ वही साथ में लेते चलो, साथ में लेकर करते रहो। आप इंडिविजुअली करोगे तो शायद अचीव नहीं हो पाओ। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे करियर फील्ड्स हैं जिनमें पेरेंट्स मना करते, बोलते कि इसको साथ में लेके चलो। रीजन ये है कि अगेन ना पेरेंट्स मना इसलिए करते क्योंकि हम ही उसको प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अब तुम जैसे फॉर एन एग्जांपल 3 इडियट में वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसने कभी अपने फादर को समझाया नहीं कि उसका वैल्यू क्या है, और आखिरी में जब उसका दोस्त समझा देता है रेंचो, फिर वो भी समझा पाता है कि पापा थोड़ी सी सैलरी कम होगी बट मेरी फोटोज ऐसी होंगी, तो फिर उसके फादर समझते हैं एंड फाइनली उसका लैपटॉप हटाकर कहते हैं कैमरा लाओगे। पेरेंट्स समझता है यार, पेरेंट्स हमको तब समझते थे जब हम बोल नहीं पाते थे। मुझे लगता है पेरेंट्स तब नहीं समझेंगे जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल एडवाइस, देखो जो ग्रोइंग वर्ल्ड अगर मैं कहूँ ना, तो उसमें जो हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब वो फैंटास्टिक तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट 30-40 ईयर्स नो डाउट इंडियन इकोनॉमी के बहुत बूम पर है। सही है। तो इफ यू कैन, तो आपको जो भी पॉकेट मनी मिलता है, जो भी फादर से जो भी मदर से आपको जो भी चीजें मिलती हैं, सेव, उन चीजों को सेव करो एंड उसे SIP या म्यूचुअल फंड इन सब में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी चीजों को सीखने के लिए बेहतर है, क्योंकि ये वर्ल्ड ग्रो हो रहा है। यू कैन नॉट वेट कि आप जॉब लगेगी और तब आप उन चीजों को सेव करना चालू करोगे। अभी से 200-300 रुपीज जो भी तुमने मंथली बचा लिए, इन्वेस्ट कर, उनको इन्वेस्ट करो, और गारंटी जब तुम जॉब लगेगी तब तक तुम्हारे पास एक अच्छा फंड क्रिएट हो चुका होगा। मतलब फालतू की चीजों में, पेट्रोल में मत जलाओ, लीव दैट स्मोकिंग, दोस्तों के साथ मत घूमने जाओ, हफ्ते में एक ही दिन जाओ, बाकी दिन मत जाओ। रोज जाओगे, रोज वो पैसा खर्च होगा, रोज उस मनी को बचाओ। सही है। एंड इन्वेस्ट, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग और वो ये चीज हो रही है। मतलब आप नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में पूरा जो शेयर मार्केट है इंडिया और चाइना की तरफ फोकस होने वाला है। तो दैट्स द बेस्ट टाइम। अच्छा, स्टूडेंट 18-19 की एज में जो है या 20-21 की एज में आया, उसके पास अभी जिम्मेदारियां भी कम है। सही है। उसे ना भी किसी की EMI देनी है, ना कहीं का रेंट देना है, वो सब पेरेंट्स करने। उसको सिर्फ 500 रुपीज बचाने हैं, और वो भी कुछ एक आध खर्चे कम कर दे तो उसके 500 बच जाएंगे। मतलब वो हफ्ते में 7 दिन में सिर्फ 2 दिन भी अगर दोस्तों के साथ जाना बंद कर दे कहीं, तो उसके 500 रुपीज बच जाएंगे। एंड ऐसा अगर उसने 500 रुपीज एक हफ्ते में बचा लिए, पूरे महीने में 2000 रुपये, और साल भर में वो 24,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकता। 5 साल में ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता। एग्जैक्टली।
ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत कॉलेजेस में, मोस्टली स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में ऐसे फैकल्टीज होता है, लाइक जनरली ऐसा होता है ना कि जो मतलब यंग फैकल्टीज है ना, एज नहीं है, वो लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि अगर दिमाग नहीं चल रहा, हाँ स्मोक करते हैं, और वो साथ में स्मोक कर रहे हैं बाहर कॉलेज के। वो तो अनएथिकल है, लिटरली अनएथिकल है। मतलब इट्स मतलब कहते हैं ना जब एक लेवल गिर जाता है, मतलब तो वो टीचर स्टूडेंट नहीं है एक्चुअली। वो ना टीचर को अपनी जॉब से वैसा प्यार है और ना स्टूडेंट उनको फिर टीचर वैसा डील कर पाता है। मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि किसी को भी अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि चालू मत करना। तुमने चालू कर दी तो फिर बहुत मुश्किल है उसे रोकना। तो अब मेरे जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर मैं नीट की बात करूँ तो वो होते हैं 10th 11th 12th, हाँ। और वो अभी स्टार्ट नहीं किए होते क्योंकि वो जस्ट अभी स्कूल में ही है। तो उनको अगर अभी से गाइड कर दो कि भाई डोंट इवन स्टार्ट, डोंट, और फिर ऑन्कोजीन कैंसर, वो तो एक अलग लेवल की कहानी ही है जो सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो हमें एक स्पेशल क्लास होती है हमारी परवरिश नाम से, जिसमें हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि गूगल एंड ऑल फोन पर चीजें कैसे चेक की जा सकती है, बच्चे किस लेवल पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, कैसे वो हार्मोनल चेंज उनके उस लेवल पर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूजुअली भी सुनते हैं हम स्कूल टीचर से हमारे, जब मैं मिलने जाता हूँ तो दे वी लाइक कि तुम्हारे बैच के बाद का जो भी बैच है ना, सब खराब होते जा रहा है। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाली जनरेशन जो हो रही है ना, अगेन ना उसको जो एक अननेसेसरी नॉलेज मिल रहा है ना गूगल से, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रहा है। मतलब उस चक्कर में हो ये रहा है कि हर क्वेश्चन का आंसर चूंकि गूगल दे रहा है तो पेरेंट्स से हम पूछ ही नहीं रहे। सही बात। उस चीज को, और ऐसे में हो ही रहा है कि पेरेंट्स और हमारे बीच में डिस्टेंस बन रहा है। पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता हमने कहाँ कौन सी चीजें कर ली है। एग्जैक्टली। उसका रीजन यही है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो एक्चुअली वो जनरेशन जेड करके जो वर्ड चल रहा है जी, तो वो जनरेशन एक्चुअली वो डाउनलोडिंग वाली जनरेशन है, इंस्टॉल वाली जनरेशन है। मतलब उनके लिए फ्रेंडशिप इंस्टॉल करना फिर अनइंस्टॉल कर देना है। Exactly. जबकि हमारे पेरेंट्स के समय पे फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती थी। आज भी उनके फ्रेंड्स, मतलब उनके फ्रेंड्स, उनके बच्चे हमारे दोस्त बन गए हैं, जबकि उनकी जनरेशन दादाजी के दोस्त आज भी। एग्जैक्टली। तो डिफरेंस है, हर जनरेशन, हर आगे आने वाली जनरेशन में डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या लगता है कि मतलब ऐसा फिजिकली जो इंटरेक्शन होता है और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, आई गेस। हाँ, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए आप सामने नहीं डील कर रहे हो ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको खाना खाना है फैमिली के साथ मिलकर, तो आप रेस्टोरेंट जाते थे, आप एक टेबल बुक करते थे, आसपास और बहुत सारे लोग होते थे, और आप दूसरों को भी देखते थे, आप भी बात करते थे। ना जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, घर में ही सब कुछ बुला लिया, तो आपका वो सोशल गैदरिंग ही खत्म हो गई लोगों से। एग्जैक्टली। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है, और अगर आप वो सोसाइटी में नहीं रहोगे तो आप कैसे डील कर पाओगे? अच्छा, उसमें फिर आप सीख भी नहीं पाओगे नई चीजों। ये डिफरेंस तो है। ये नहीं लगता कि मतलब सोशल मीडिया से बहुत जो सही अपना इंफॉर्मेशन है वो गलत तरीके से पहुंच रहा है? बिकॉज ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि जितना छोटा सर्कल है उतना अच्छा है, बट बहुत लोग गलत भी ले रहे हैं उससे। इसको देखो, वो गलत लेने का एक फेज है लाइफ का। तुम लोग की जनरेशन की बात करूं, तुम लोग अभी उस फेज में चल रहे हो जहां तुमको लगता है कि चीजें बहुत फैली हुई होनी चाहिए। बट मैं जिस एज में आ चुका हूं, या तुम्हारे पेरेंट्स जिस एज में आ चुके हो, यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये सारे लाइक कोई मतलब के नहीं है। जो तुम्हारा सही दोस्त है ना, वो लाइक भी नहीं करेगा उसको, तुम्हारे पोस्ट को, और उल्टा कमेंट और कर देगा उस पर कि उधार की शर्ट पहन के फोटो खिंचवा रहा है। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो कभी लाइक नहीं करेगा आपके पोस्ट को। जितने भी आपको लाइक आ रहे हैं ना, वो फेक लाइक है। जिन्होंने सिर्फ इसलिए लाइक करा है ताकि आप भी उनकी पोस्ट पर लाइक करें। उन्होंने आपका बर्थडे इसलिए स्टेटस पे डाला है तो कि आपने नहीं डाला था। और आपका बेस्ट फ्रेंड आपको विश भी नहीं करेगा 12 घंटे, पूरे 24 घंटे में। वो इवन अगर फोन भी करेगा तो ये कहेगा पार्टी कहां दे रहा है, ये बता, बर्थडे छोड़ दो। तो ये है, और आखिरी में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा वही दोस्त आपके लिए रहेगा। तो ये एक फेक वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, इसे फेक हैप्पीनेस कहते हैं, स्यूडो हैप्पीनेस कहते हैं। कि लाइक 600 800 1000 देखकर हमको खुशी हो जाती है। टेक्निकली उनमें से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि आप अभी कहाँ हो। एग्जैक्टली। तो ये तो नेटवर्किंग में है भी। जो सोशल मीडिया, इस पे मूवी बनी थी जकरबर्ग की लाइफ पर, नेटवर्किंग, उसको देखो, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि उसने डिस्कवर किया कैसे था फेसबुक। मतलब एक्चुअली उसके दिमाग में आया क्या था फेसबुक के समय, कि उसने डिस्कवर करा कैसे उसके दोस्तों ने मिलकर इस चीज। आई वेंट थ्रू पॉडकास्ट, उसमें भी एक चीज़ बताई थी एक एक्टर ने, कि उनके सामने ऐसा हुआ था जब उन्होंने देखा कि एक बंदा आया ऑडिशन देने, है ना, उसका सब अच्छा था, एक्टिंग वगैरह एवरीथिंग वाज गुड, बट जो सिलेक्ट करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर जो भी थे, उन्होंने आके ये बोला कि तुम्हारे
सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कम है इसलिए तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर रहा? एक्चुअली वहां पर क्या बिजनेस के एंगल से चीजें, क्योंकि अब बिग बॉस में जैसे लोगों को क्यों आजकल उन लोगों को बुला रहे हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि उनके हर एक पोस्ट उनके पेज पर जाएंगे जहां 2.35 मिलियन 6 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो रीच बनेगी। जबकि सही मायने में वो टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ रीच के लेवल पर चीज है। टैलेंट क्या है? टैलेंट लाइक विराट कोहली, इट्स अ टैलेंट। वो बिजनेस के एंगल से उसके फॉलोअर नहीं है, लोग उसको सही में आइडियल मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ वो चीज थोड़ी डिफरेंट लेवल पर जाती है। मतलब लोग कैसे उस डायरेक्शन में जा सकता है? लाइक सबको पता है कि हमारा गोल ये है, हमको बनना विराट कोहली है, बट उनका डायरेक्शन कभी कभी वहां चला जाता है रील वाली दुनिया में। अगेन पॉइंट वही है कि वो एक उम्र की प्रॉब्लम है, जिस उम्र में हमको ना फेम बहुत चाहिए होता है। सही है। और उस फेम के लिए हम कई बार इसे ना, छोटा सा पॉइंट कि हमने शर्ट पहना, हमें मेले में जाना, हमने शर्ट पहना, हमने नया शर्ट खरीदा उसके लिए, जितने लोगों ने हमको देखा उनको फर्क भी नहीं पड़ा होगा। सही बात है। पर हमको बहुत फर्क पड़ गया जब जब उन्होंने हमको देखा और वो एक सूडो हैप्पीनेस बन गई कि यार हमें हम अच्छे लग रहे होंगे बस। सही है। जबकि सही मायने में हमारा जो रियल फ्रेंड आया तो गधे हर बार यही पहन लेता था। एग्जैक्टली। ये है लाइफ में, हमेशा ही रहता है। आखिरी में बचते वही गिने चुने दोस्त है जो एक्चुअली सोशल मीडिया से आपके फ्रेंड नहीं बने, जो एक्चुअली आपके फ्रेंड है, जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी आपको, जो बाय हार्ट आपसे दोस्त बने। यहाँ तो रिक्वेस्ट होती है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंडशिप में रिक्वेस्ट कब होती है? एग्जैक्टली। तो फॉलो भी इसलिए करते कि फॉलो बैक आएगा, नहीं आया तो 4 दिन में गया। सही है। ऑलराइट। अब पीपल टॉक अबाउट बीइंग न्यूट्रल इन एवरी सिचुएशन, भले तुम ज्यादा अचीव कर लो या कम अचीव करो, बट ऐसा होता है ना, बहुत बार मुश्किल होता है। हमारी जनरेशन में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोग ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। एक्सट्रीम उस पर चलते हो, या एक्सट्रीम खुशी होगी तो एक्सट्रीम डाउनफॉल तो एक्सट्रीम रोना, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बैलेंसिंग लेवल पर चलती है हमेशा। हाउ कैन वी प्रैक्टिस दैट? उसकी प्रैक्टिस समय तुम्हें करवा देगा, मतलब उसको ना सीखा नहीं जा सकता। इसके लिए एक बहुत फेमस सॉन्ग है, तुम कभी सुनना। मैं मूवी तो याद नहीं है मेरे, तो मतलब मैं शायद मेरे फादर के बर्थ से भी पहले की, देवानंद का एक सॉन्ग है, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। एक सॉन्ग है बहुत फेमस, उसमें एक लाइन आती है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। ये एक्चुअली जो फेज होती है ना, इस फेज में आप ना बहुत ज्यादा खुश होते हो ना बहुत ज्यादा दुखी। आप कभी ना फादर को उसमें आप फादर को समझो अपने घर में। फादर बहुत खुश नहीं होंगे आपकी चीजों से, वो बहुत दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बहुत खुश हो गया तो ये सर चढ़ जाएगा और उन्हें पता है कि अगर मैं रो दिया दुख में तो पूरा घर रो देगा। एग्जैक्टली। मतलब तो वो डिफरेंस आता है वहां। तो ये मुकाम आएगा लाइफ में, जब तुम उस स्टेज में पहुंचोगे आएगा। अभी तुम लोग जिस एज में हो, मतलब तुम्हारे जो स्पेशली तुम्हारे जो लिसनर्स हैं, तुम लोग जिस एज में हो ना, इस एज में तुम्हें हर चीज एक्सट्रीम में चाहिए। मतलब खुशी भी चाहिए तो बहुत एक्सट्रीम में, और गम भी चाहिए तो बहुत एक्सट्रीम में, और हर चीज जल्दी चाहिए। हरी इम्पेशेंट है ये इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये अगर गॉड से ये कहेंगे ना, गॉड गिव मी पेशेंस, तो वो भी कहेंगे प्लीज हरी, बट मतलब पेशेंस भी जल्दी दो मुझे। ये इस जनरेशन का प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट द टर्म स्ट्रगल एंड हसल? क्योंकि अभी बहुत यूज हो रहा है, हसल पीरियड है, हम हसल कर रहे हैं। एक्चुअली हसल कुछ भी नहीं होता। हसल एक माइंडसेट है। आपने मान लिया कि यहाँ पर एक बैरियर रखा हुआ है, उसको आप स्ट्रगल मान लो कि ये बैरियर क्रॉस करके जाना है मुझे, तो वो स्ट्रगल लगने लगेगा। सही है। मतलब हसल क्या होगा कि आपने कोई बिजनेस चालू करा, वो सडनली पता चला यार इसमें मनी लगेगा, नहीं, दैट्स अ स्ट्रगल। आपको पहले से पता होना चाहिए था कि मनी लगेगा, आप प्रिपेयर ही नहीं थे उस चीज के लिए। स्ट्रगल लाइफ में हमेशा होगा, और अगर वो नहीं होगा और आपको तुरंत कोई चीज मिल जाएगी तो फिर उसका मजा भी नहीं आएगा। मतलब वाई अर्जुन तेंदुलकर वो काम नहीं कर पाया जो सच विराट कोहली ने कर लिया, क्योंकि विराट कोहली को बाय बर्थ वो चीज नहीं मिली। ही स्ट्रगल्ड, उसने वो हसल, उस स्ट्रगल को फेस किया और वहां तक पहुंचा। अर्जुन को शायद 2 साल का होगा तब से क्रिकेट ट्रेनिंग मिल रही होगी सचिन से। सही है। तो उसने वो चीज देखी नहीं कि एकेडमी में एडमिशन कैसे होते हैं, मुंबई की टीम में सिलेक्शन कैसे होता है, अंडर 19 में सिलेक्शन कैसे होता है। विराट कोहली ने वो चीज फेस की होगी। मतलब सुनील गावस्कर, तो ये हमेशा होता है, एक जनरेशन अगले। इसलिए कई बार ना फादर इन चीजों को करते हैं, वो कई बार स्ट्रगल करने देता है, जाओ
नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, गो, मैं कहाँ से करूँगा, आप नहीं करो, देखो वो स्ट्रगल करने दे, वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, होनी हो चाहिए। सकता है ना और कभी मज़ा कभी, तभी है, सही है, हो सकता मज़ा है बच्चे गलत ले लें अपने पापा को कि यार पैसे नहीं देते। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पर अगेन पेरेंट्स सिर्फ इस तरीके से नहीं, वो सलाहें भी देते हैं, फिर वैसी एडवाइस भी देते हैं कि तुम ये करोगे, ये चीज़ देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये चीज़ करो। आप देखो अमेरिका में जब बराक ओबामा ही हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी बेटी मैकडी में काम करते थे तो अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की फीस को अरेंज करने के लिए, ये आया था पेपर में। हाँ तो यार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो चाहे तो मतलब क्या नहीं कर सकता। सही है। तो हमने एक पॉडकास्ट देखा था, विराट कोहली का ही था, हाँ तो वो कह रहे थे कि मतलब मैं नहीं बोलूँगा मैंने हासिल किया है, हाँ क्योंकि मैंने नहीं किया है, मतलब मेरे पास खाने को था, मतलब जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो मेरे पास वो सब कुछ थी, थी बिल्कुल। तो मैंने हासिल किया ही नहीं है। बट अगेन इस जनरेशन में लाइक मेरे ही साथ वाले बहुत लोग हैं, हम्म। वो लोग हैशटैग लगाते हैं स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो ऐसा भी होता है ना आई गेस कि आई बिलीव कि जैसा तुम खुद के बारे में बोलोगे वैसा होगा। देखो ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। होता ही है कि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारी एनर्जी फिर उसी डायरेक्शन में लगती है। Yeah. ये तो सीक्रेट, एक बहुत फेमस बुक है सीक्रेट नाम से, उसमें बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप कहीं जा रहे हो एंड यू थॉट कि मैं लेट हो जाऊंगा, हाँ। तो बार बार दिमाग में आएगा मैं लेट हो जाऊंगा, गारंटी आप लेट होगे, क्योंकि आपकी वो पूरी एनर्जी सिर्फ इसी चीज पर लग रही है। कहते हैं ना नेचर ना नो नहीं सुनती, नेचर वो सुनती है कि आप मांग क्या रहे हो, सही है। आप बोल क्या रहे हो। आपने कहा लेट, आपने कहा टाइम पर, तो वो जो सुना आपको वो अचीव करवाती है। नेचर कभी नो नहीं सुनती, ऊपर वाला नो नहीं सुनता, आपने जैसा सोचा वैसे हो जाओगे सही है। लिटरली, क्योंकि आप वैसा वैसा ही करने लगते हो, आप एक्ट वैसा करने लगते हो। हाँ और कई बार आप देखना किसी एग्जाम में आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आपने सोचा बार बार आप फेल हो जाओगे, और किसी एग्जाम में आप इसलिए पास हो गए आपने नहीं पढ़ा, दोनों में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सोचा नहीं ठीक है ना निकल जाएगा यार देखेंगे। कुछ लोग होते हैं रात भर पार्टी करने में सुबह एग्जाम देने जाते और पास हो जाते, थिंक ही नहीं करते उस चीज को। वैसा होता है, आप जैसा सोचोगे वैसे बनते हो, दैट्स ट्रू। बट स्टिल ऐसा है ना कि मतलब सोचने में फिर काम करना भी इज इम्पोर्टेंट। काम भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है सोचना मतलब बस बेड पर लेटे लेटे कि हाँ मैं एक दिन रिच बन जाऊंगा, एक दिन रिच बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। डू कर्मा, कर्म ही पूजा जिसे कहते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, बट हमारा कर्म भी उसी डायरेक्शन में जाता है अगर हम सोच रहे हैं उसको सोच रहे हो, पॉजिटिव सही बात एंगल है, से। बिल्कुल। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम्म, आपकी कुछ फेवरेट बुक्स जो आप सजेस्ट करोगे हम सब पढ़े। हाँ हाँ हाँ, बुक्स ही सजेस्ट करने लायक होती हैं, बिल्कुल। और इसमें सबसे पहली बुक तो तुम सबको पढ़ना चाहिए, सीक्रेट। इस पे डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है द सीक्रेट नाम से, इसको जरूर देखो। फिर एक बहुत अच्छी बुक है जो इंडियन कल्चर के उसमें है, अगर तुम लोग को टाइम मिले तो जरूर पढ़ो। एक्चुअली इंडियन कल्चर नहीं, देखो कभी भी ना हम सब एक बड़े लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा समझो कि कोई पर्सन जो बड़ा बना तो वो कैसे बना। सही है। इस दुनिया में जितने भी फेमस लोग रहे होंगे सबकी लाइफ तो वैसे ही स्टार्ट हुई होगी जैसे हमारी, सही बात है। सबके वही मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स, फिर वो स्ट्रगल सब कुछ। तो ऐसे में कुछ लोग वहां से वहां तक कैसे पहुंचे, उसमें मतलब हमको सीखना होगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी इनकी बुक है, एक तो महात्मा गांधी की बायोग्राफी तो है ही, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो तो पढ़ो ही, वो तो पढ़ना ही चाहिए। फिर एक राज्यसभा चैनल पे एक इंटरव्यू आता है, यूट्यूब पे अभी है, अब तो उनके डायरेक्ट टेलीकास्ट तो बंद हो गए, गुफ्तगू नाम से। मैं वो बहुत देखता था, कोरोना में तो बहुत देखा मैंने। पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, ये जितने भी एनएसडी के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सब की स्ट्रगल लाइफ कैसी रही, ओके, इस पर सबके इंटरव्यू। और व्हेन दे अचीव्ड, और अब वो अपने आप को नॉर्मल कैसे रखते हैं, क्योंकि अब पैसा आ गया है, अब वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, बट फिर भी वो अपने आप को नॉर्मल कैसे रखता है। तो मैं, ये मेरा कोरोना में रूटीन था, अब वो रूटीन मेरा अभी भी बना हुआ है कि रोज मैं जो कार में इंटरव्यू लगा लेता हूँ किसी भी एक का, और वो सुनता हूँ कि उन्होंने लाइफ को स्टार्ट कैसे किया, सक्सेस कैसे मिली, और अब वो सक्सेस के लिए अपने आप काम कैसे रखे, जमीन पर कैसे रखते हैं, मतलब उसने कहना आसमान में नहीं उड़ने, मतलब वो जमीन पर कैसे रखते हैं। इट्स वेरी, अब मतलब इन टर्म्स ऑफ विराट कोहली सोचो कितना मुश्किल होता होगा अपने आप को कंट्रोल रखना, जो कि पता है ना 250 मिलियन 250 मिलियन फॉलोअर है मेरे, एक ऐड करूंगा तो 5 CR तो मेरे को मतलब नॉर्मल उसमें मिलेंगे, उसके बाद भी अपने आप को काम रखना, नहीं तो अपनी उस पर आ जाए, मैं रोहित शर्मा नहीं बनने दूंगा कैप्टन, मतलब पर उसको काम रखना। सचिन
धोनी, मतलब सही बात। बिल्कुल सीखना चाहिए। तो उस इंटरव्यू को जरूर देखो, बिल्कुल। गुफ्तगू नाम से आता, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। पंकज त्रिपाठी सर का मैंने देखा था हाँ। एक एपिसोड पॉडकास्ट का ही, तो वो कह रहे थे कि उनको पहले से पता था कि मैं आज जहाँ पे हूँ ना, हाँ। मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 10 साल लगने वाले हैं। तो मतलब उनने भी ऑब्वियसली बात स्ट्रगल फेस किया होगा। स्ट्रगल, उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे आज भी पसंद है, कि गॉड हैज अ प्लान, ट्रस्ट इट। ही साइड कि मेरे फादर ट्रैक्टर लेने वाले थे, कुछ हो तो रहा ही था लाइफ में, तो एक ट्रैक्टर लेने वाले थे, और ट्रैक्टर ले लेते को एक खेत और ले लेते और फिर उसमें काम चालू करते, हाँ। जो भी आता कमाते। ट्रैक्टर लेने के लिए 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था। तो जब वो अमाउंट अरेंज होता तो मैंने बाबूजी से कहा कि मैं तब तक कुछ देख लेता हूँ, अगर मिल जाता तो ठीक, नहीं तो ट्रैक्टर तो चलाएंगे अपन। सही। मिल गया कुछ उनको, और ही साइड की अच्छा हुआ वो ट्रैक्टर नहीं आया। आ जाता तो आज पंकज त्रिपाठी होता ही नहीं कुछ, वो गांव में, बिहार के किसी गांव में मैं काम कर रहा होता। तो कई बार कुछ नहीं होना ऊपर वाले का प्लान है, ट्रस्ट इट। वो आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सही है। हाँ, सब किसी को पूछना है कुछ? पूछना है? सर एज अ टीचर आपने इतने स्टूडेंट्स को फेस किया होगा, सब किया होगा, तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं, हाँ। एक एकदम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है। अब जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। मस्ती भी करेंगे, सब करेंगे। इंट्रोवर्ट एकदम शांत बैठा है। ठीक अब है। आपको पता है ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन उनकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है ठीक तरीके से, कि हाँ भाई ये मस्ती कर रहा है, लेकिन अगर ये करेगा तो ये कर सकता है, वो अचीव कर सकता है। और इंट्रोवर्ट को थोड़ा खोलना कि हाँ तुम ट्राई करो, वो चीज आप कैसे सेग्रीगेट करते हो? क्या एक टर्म जनरली ना लोगों के दिमाग में चलता है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्चुअली कोई नहीं होता, सबको अपना ग्रुप चाहिए। एक बार उसको ग्रुप मिल जाए फिर वो जितना खुलता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं खुल सकता। इंट्रोवर्ट कोई नहीं होता। हाँ, वो होता है एक हेजिटेशन क्लास में, वो बोल नहीं रहा। वो कम नहीं बोल रहा, जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहली बार तुम लोग सब एक दूसरे से मिले थे, तुम सब इंट्रोवर्ट थे एक दूसरे के लिए। 1 हफ्ते के बाद जब तुम खुलना चालू हुए, 4th ईयर तक आते आते तुमको ये समझ में आने लगा कि इसके घर में लोग कितने हैं। मतलब उसकी मम्मी से तुम्हारी ज्यादा बात होने लगी है और मैं उसकी मम्मी को मम्मी बोलने लगी। यहाँ लेवल आता है। तो क्लास में कई बार मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, तो चैनलाइज यही तरीका है कि उनको उनके साथ उतने फ्रेंडली हो और उनको ये एहसास कराओ कि मैं टीचर नहीं, एक ग्रुप के लेवल का पर्सन हूं। तुम ओपन होते, कोई एक्सट्रोवर्ट तो अपने आप को ओपन कर देता है, इंट्रोवर्ट नहीं कर पाते। इंट्रोवर्ट तब करते जब उनको एहसास होता है कि सर को बुरा नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा उनको वो फील करवाता हूं ताकि वो ओपन होकर बात कर पाए। सर जैसे स्कूल टीचर्स और कोचिंग टीचर्स में जो मैंने नोटिस किया है और जो सब लोग एग्री भी करेंगे कि कई बार बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में जिस सब्जेक्ट से नफरत करता है, कोचिंग में आके वो डिस्कवर करता है कि यार नहीं यार ये सब्जेक्ट बुरा नहीं था, बट जिस टीचर के थ्रू मैंने वो चीज़ पढ़ी, तो कई बार ऐसा होता है कि उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है जो उसको गोल अचीव करना था, पर्टिकुलर किसी ना किसी टीचर की वजह से या फिर उसको जिस तरीके से वो चीज़ें पढ़ाई गई। तो सर इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि इस पे किस तरीके से वो चीज़ सही हो सकती है? या फिर देखो, टीचर ना, स्कूल या कोचिंग दोनों की बात करें, टीचर अगर वो बाय हार्ट है तो वो बुरा नहीं है। स्कूल टीचर के साथ सबसे बड़ा इशू होता है कि उसके पास टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है। उसको 40 मिनट्स ही मिलता है। उस 40 मिनट्स में उसे अटेंडेंस भी लेनी है, अपना टास्क भी पूरा करना है, कॉपीज भी चेक करनी है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी होता है उसके पास 2 आवर्स का लेक्चर होता है, क्योंकि उसे एग्जाम निकलवाना है, तो वो उसको उस लेवल पर अचीव करवाने के लिए तैयारी करवाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एक्सप्लेनेशन 2 आवर्स का होगा और यहाँ एक्सप्लेनेशन 40 मिनट्स का होगा। अब बाय डिफॉल्ट जिस टीचर का, अब सपोज एक बहुत अच्छे फैकल्टी है बायो के, स्कूल टीचर, पर उनका लेक्चर जो है वो लंच से जस्ट एक पहले वाला लेक्चर है, मतलब उनके बाद लंच होने वाला है। तो वो कितना भी मेहनत करके पढ़ा ले, बच्चा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो लंच का वेट कर रहा है, भूख उसे लग रही है, और वहीं कैंटीन में अगर समोसे, अगर उसकी स्मेल अगर आ गई उड़ती हुई, तो वो गारंटी नहीं पड़ेगा। अब उसमें फैकल्टी का दोष नहीं होता, कई बार फैकल्टी तो दिल से चाहता है, तो ये डिफरेंस आता है। फिर सैलरी को लेकर भी इशू होता है। स्कूल में उतना अमाउंट नहीं डिलीवर हो पाता, तो कई बार टीचर एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाना चाहिए वो एफर्ट लगाने की जगह कोशिश करते हैं हम प्राइवेट ट्यूशंस ले लेते हैं, क्योंकि भाई देखो, घर चलाने के लिए मीन इन मनी। कोई फैकल्टी, कोई स्टूडेंट बोले कि सर आप बहुत बेहतरीन टीचर हैं, आपके पढ़ाने से मुझे ये हुआ वो हुआ सब कुछ,
बट उसके ये कहने से तो मेरा घर नहीं चलेगा। फॉर मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस वी नीड मनी, वी ऑल नीड मनी, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो टीचर कोई बुरे नहीं होते हैं, बस टाइम कंस्ट्रक्शन और कहते हैं ना अलग। अच्छा, स्कूल टीचर्स के अंदर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आ जाता है, एनुअल फंक्शन है और कोई गेस्ट आ रहा है तो वो वाले अरेंजमेंट करने। कोचिंग फैकल्टीज के साथ इशू नहीं, लेक्चर लो आप, घर जाओ, वो चीज़ें बनती है, डिफरेंस होगा। सर जैसे आपने बोला कि जो अपने स्कूल टीचर्स रहते हैं उनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है ना, सब कुछ रहता है, बट स्टिल ऐसा होता है कि मतलब हाँ मतलब बहुत टीचर्स फॉर सेक ऑफ सैलरी भी आते हैं, हाँ है ना। और ऐसा भी होता है कि बाहर के लोग इस ऑक्यूपेशन को ऐसा बोलते हैं कि यार आप टीचर हो, आपको पैसे के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, हाँ बट एट द सेम टाइम वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी फैमिली है, उनको भी पालना है, तो वो गलत नहीं है। ये गलत नहीं है, ये देखो सब जगह होता है। लेकिन मंदिर जब आप जाते हो कि यार यू आर फॉर गॉड की, या तुम अपने लिए बैठे हो, कम ऑन। अगर वहां बैठकर घर नहीं चल पाएगा, घर तभी चलेगा जब तुम उसे मनी दोगे, दान पेटी में कुछ डालोगे। तो ये हर एक प्रोफेशन के साथ है, कुछ नोबल प्रोफेशन के साथ ये चीज जोड़ दी जाती है कि यार इतना तो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है, घर चलाने के लिए वी ऑल नीड मनी। तो मनी मोटिवेशन देता है, नो डाउट मनी मोटिवेशन देता है, लेकिन मनी इज ना ओनली मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपकी फैमिली, उनकी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन हाँ चीजें बनती है, डिफरेंस होता है, इस बात में कोई शक नहीं। एग्जैक्टली लाइक अभी ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम पैसा बहुत खुशियाँ ला के देता है। तो हाउ विल यू जस्ट एक्सप्लेन इट, एलैबोरेट इट? देखो, मनी सब कुछ नहीं है, ये अगेन स्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स का तुम लास्ट इंटरव्यू सुनोगे, एप्पल फाउंडर, उसके लास्ट इंटरव्यू उसने बोला कि अब मेरी लाइफ के बहुत अच्छे एसेट्स में से एक एसेट थे मेरे दोस्त, मेरी फैमिली। ये लेकिन उसका आखिरी इंटरव्यू था। शुरुआत के जो इंटरव्यूज थे, जब उसने एप्पल को लॉन्च किया, जब वो नए प्रोडक्ट लाता था, तब वो हमेशा ख्वाब देखता था कुछ अचीव करूं। तो आपकी लाइफ में ना एक फेज आता है ऐसा। तुम लोग अभी जिस हमारे जो लिसनर्स है, जिस फेज में, ये फेज अभी ग्रो करने का है, तो उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो ग्रो करने के लिए मोटिवेट करें। स्टडी काम होने वाला फेज आएगा आफ्टर 45, जिसमें पेरेंट्स पहुंच चुके हैं। अब उनकी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है, उनकी लाइफ में एक ही गोल है कि तुम लोग सेट हो जाओ टाइप। उसके बाद उनकी लाइफ का दादा दादी, अब उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं बचा। तो वहां एक कामनेस आएगी, वहां स्टडी लेवल आएगा। मतलब ग्राफ जो एस शेप ग्राफ होता है ना, तो तुम लोग अभी उसमें वो एक लॉग फेज में चल रहे हो, यहाँ तुम्हें ग्रोथ तेजी से करना है। एक समय वो आएगा स्टडी, जब तुमको लगे यार रुक जाओ। तो लाइफ का ये फंडा है। मतलब जो नहीं भाग रहा है वो चाहता है कि मैं भाग लूं काश, और जो भाग रहा है उसके दिमाग में आता है काश मैं रुक जाऊं। ये लाइफ का फंडा है। तुम लोग अभी जो वर्क कर रहे हो, वर्क बहुत फैलेगा, तो तुम्हें लगेगा यार थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। वर्क रेस्ट ही रेस्ट पे चलेगा, तुम्हें लगता है कुछ कर लेते हैं। ये लाइफ का फंडा है। मनी नो डाउट नीड है, विदाउट मनी चीजें नहीं चल सकती। सिर्फ हैप्पीनेस पे चीजें नहीं चल सकती। आपकी पर्सनल लेवल पे शायद चल जाए, बट फैमिली के लेवल पर नहीं चल सकती। सर जैसे हम स्टडीज़ करते हैं, स्टूडेंट्स बैठ के स्टडीज़ कर रहे हैं और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ग्लिंचेस आ जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पढ़ते पढ़ते सडनली डिस्ट्रैक्शन आ गया कि अगर घर में कोई आया है तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर ठीक है अगर घर पे कोई भी नहीं आया है फिर भी वो बैठा है और मोबाइल, जैसे बोलते हैं कि मोबाइल आप हाँ। हटा दो और पढ़ लो, लेकिन दिमाग तो वहीं लगा है ना कि नहीं यार कहीं फ़ोन देखो, ना आ जाए उसके लिए कहीं। एक स्मॉल टारगेट सेट करो। और अगेन ना, जैसे हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अपने रूम में 3-4 छोटे छोटे पोस्टर बनाओ जो तुमको बनना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर ऐसे करके। मैंने दिल्ली में देखा लोग अपने तकिए पर लिखता है, हम्म, लोग बेड के ऊपर जो फ्लोर होता है उस पर लिख देते हैं कि जब भी मैं सोऊंगा। जो ब्रश कर रहे होते तो जो कांच होता है उसके साइड में लिखे होता है, पापा मम्मी का फोटो लगा दिया उसके नीचे कि आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर फॉर देम। तो जब जब आप पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 बार, 20 बार आपको आपका गोल दिख रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। कहते हैं कि आप सुबह उठना चाहते हो, अलार्म बजता भी और आप उसको बंद कर देते हो। आप अलार्म को दूर रखो बेड से, इतना दूर कि जब वो बजे आपको सुनाई भी दे और आपको उठकर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। गारंटी आपकी नींद खुलेगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा, अगर आप अभी नहीं जागे तो वो एक समय ऐसा आएगा जब भाई फिर मजबूरी आपको उठाएगी वो, तो फिर तो वो दिन ना आए, बेहतर है कि
हाँ, और सर जैसे ये जो एक बोलते हैं कि आपको सोशल मीडिया पूरा बंद करना है, सब कुछ बंद करके फ़ोकस्ड होके, तो हमें सोशल होना, जैसे हम अगर कोई बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम सोशल होना बंद कर देंगे या हम लोगों से इंटरैक्ट करना बंद कर देंगे, तो क्या हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ जो है देखो रुक जाएगा? ये कहना कि एक बंद रूम में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। इन सिविल सर्विसेज आपको, आप देखो, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, आप सोसाइटी से कट कर नहीं रह सकते। हाँ, आप हाफ एन आवर रखो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ रखो, डोंट शेयर एनीथिंग, पर आप ओपन जरूर रखो। आप दुनिया में देखो हो क्या रहा है, ये आपको करना चाहिए ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े। यूपीएससी में तो वो अवेयरनेस के लेवल पर भी चीजें होती है। कई बार तो मतलब ऐसा हम इंटरव्यू में प्रिपरेशन करवाते हैं कि जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू, सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। क्यों? हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले ने पढ़ा हो, वो आ रहा हो ऑफिस, कार में उसने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, वो न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन पूछ ले, आज की एक खबर आई, बताओ क्या है। तो आप आइसोलेट होकर पढ़ाई नहीं हो सकती, दैट्स ट्रू। लेकिन बस प्रॉब्लम वहां ये है कि क्यों सोशल मीडिया बंद करने का बोलते हैं, क्योंकि वो खुलेगा तो फिर बंद नहीं हो पाएगा। खुला, फिर आपने एक पोस्ट डाली, अब आप बार बार चेक कर रहे हो उस पर लाइक कितने आए, उस पर कमेंट क्या आया, फिर जब कमेंट आया तो आपने उस कमेंट का रिप्लाई करा, फिर आप वेट कर रहे हो उस पर फिर क्या कमेंट आए, और ऐसे करते करते कब वो हाफ एन आवर से 3 आवर्स हुआ आपको पता नहीं चलता। इसलिए कई बार लोग क्या कहते हैं कि भाई गुटखा खाओगे लिमिट नहीं कर पाओगे तो बेहतर है चालू ही मत करो। तो सेम सोशल मीडिया के लिए कहते हैं कि भाई उसे बंद नहीं कर पाओगे तुम, उसे रोक नहीं पाओगे, उसे लिमिट नहीं कर पाओगे, इट्स बेटर अनइंस्टॉल कर दो। तो कई बार होता है जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो ये करते हैं, इंस्टॉल इंस्टॉल अनइंस्टॉल इंस्टॉल चलता रहता है उनका। सर दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। इसको हाँ 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 हाँ, हाँ, यहाँ से ऐसे ओके, यहाँ इंटरनल पॉडकास्ट से स्टार्ट। स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच, रियली इट्स अमेजिंग। तुम सब लोग इसी में कनेक्टेड हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसा? अलग अलग डिपार्टमेंट। तो कुछ और बनाओ और चीजों पर पहुंचो, कुछ पेज, ऐसा कुछ पेज जो दूसरों से हट करो, कुछ उस पर वर्क करो। एडिटिंग कौन करता है तुम में से? एडिटर है ही नहीं अभी यहाँ पे। तो editor एडिटिंग नहीं मतलब जैसे वीडियो की एडिटिंग, हम्म। कुछ पॉपअप करके आ रहा है कुछ, उसको ढूंढो कुछ। क्योंकि यार देखो सोशल मीडिया पे चलती तो है चीज़, मैंने देखा है, कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना। जैसे मैंने न्यू आर्ट करके बहुत सारे पेज हुई, मेरी वाइफ जो है आर्ट उसमें काम करती है, तो मैं वाइट मतलब कुछ नहीं तो बस एक डब्बे पर कप वो बांधा, उस पर उसने कलर डाले और डब्बे को बस घुमा दिया, नॉर्मल फिजिक्स है, वो यूं यूं एक पेंडुलम मोशन में आएगा, पर उससे आर्ट बन गया, वो बेच रहा है। लेकिन उसने सोचा, सही है। किसी और ने नहीं सोचा। ऐसा कुछ सोचो, बनेगी चीज। और इसके लिए ना अपनी मेन स्ट्रीम की चीजें मत छोड़ो, वो चलने दो, रोज अपने आप अपने 3 घंटे दो, 2 से 3 घंटे इस चीज, मतलब वो एक अलग चलने दो। मैं कहते ना, मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा किताब लिखने के लिए, उससे अर्निंग चलती, मुझे पता है किताब लिखने से पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, वो तो किताब आएगी, छपेगी, बिकेगी, फिर रॉयल्टी आएगी, सही है, पर पैरेलल चलने दो। बिल्कुल। बनाओ प्लान, बनाओ चीजें करो, ठीक, डन सर, थैंक यू सो मच। डन।